आम तौर पे एक आदमी के जहन में या किसी भी शख्स के जहन में, औरत भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, औरत के जहन में ये आता है कि जी क्या डीएनए जो है एक रिजिड टेम्पलेट है जो कभी बदलता नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या एक जो सिंगल जीन होता है, जीन जो होता है ना वो एक एक सीक्वेंस होता है डीएनए का जो कि एक प्रोटीन को इनकोड करता है, क्या वो सिर्फ एक खास चीज को इनकोड करता है या उसके एक ही जीन से कुछ और भी बनाया जा सकता है? और क्या एवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट म्यूटेशंस के जरिए होती है, यानी एक लेटर बदल गया फिर दूसरा लेटर बदल गया फिर तीसरा लेटर बदल गया, या एवोल्यूशन के पास कोई इससे अच्छा मैकेनिज्म भी मौजूद है? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को इस प्रेजेंटेशन के एंड तक हम जरूर आपको पूरे तरीके से समझा देंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आप ये समझना चाहते हैं कि एवोल्यूशन एक डायनामिक प्रोसेस कैसे है, तो ये मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि आज की ये प्रेजेंटेशन या आज का ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये सारी बातें कभी ना कभी मैं और सब्सटेंशिया और हमारे दूसरे दोस्त जो आके इस चैनल पे एवोल्यूशन डिस्कस करते हैं, किसी ना किसी लेवल पे हम ये सारी बातें पहले कर चुके हैं, मगर आज कंबाइंड फॉर्म में आपको इसका एक ओवरऑल नैरेटिव देंगे जिसकी वजह से बहुत सारी बातें जो बिट्स एंड पीसेस में आपने सुनी जरूर होंगी, आज वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो नॉन कन्फर्मिस्ट आप इस बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नॉन कन्फर्मिस्ट। हाँ जी, हाँ जी। जी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं फिर आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि आई थिंक टॉपिक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वेलकम एवरीवन टू बुखालिब्स बुक क्लब, खुश आमदीद सबको। आज हम शैरन मायोलिम की बुक जो है चैप्टर 6 उसका डिस्कस करेंगे, जंपिंग जीन्स का। हमने पिछले चैप्टर्स में और पिछले सेशंस में बात की है कि एवोल्यूशन हमेशा वो जीन सेलेक्ट करता है जो हमें लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल एडवांटेज देती है, वेदर इट मीन्स टू सर्वाइव इन द क्लाइमेट या टेम्परेचर या दूसरे पैथोजेंस और वायरसेस से काउंटर करने के लिए हमें एडवांटेज मिलता है। भले हमें शॉर्ट टर्म में फायदा मिल जाए, लॉन्ग टर्म में डिसएडवांटेज मिल जाए, लेकिन अगेन इट्स अबाउट कि हम लोग सर्वाइव करें लॉन्ग इनफ टू पास ऑन आवर जीन्स। आज के चैप्टर में जैसे गालिब ने इंट्रोडक्शन दिया कि रेट ऑफ एवोल्यूशन पे बात करेंगे और म्यूटेशन जो हम ट्रेडिशनली समझते थे कि पॉइंट म्यूटेशन या रैंडम म्यूटेशन से ही एवोल्यूशन हो रही है, वो एक स्लो प्रोसेस है। हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे मैकेनिज्म्स हमारे सेल्यूलर मशीनरी में हैं जिसकी वजह से हमारी म्यूटेशंस तेज हो सकती हैं, एक तरह से हाइपर इंटेंसिव फॉर्म में आ सकती हैं। ट्रेडिशनली हम लोग बिलीव करते थे कि हमारा डीएनए एक रिजिड टेम्पलेट है और विच मीन्स कि हम समझते थे कि हमारा डीएनए का सीक्वेंस मोर और लेस सेम रहता है। हम लोग ये भी समझते थे कि एवोल्यूशन सिर्फ रैंडम म्यूटेशन से ही होती है, लेकिन ये मैकेनिज्म्स हम डिस्कस करेंगे जो बताता है कि जो जिससे पता चलेगा कि जो रैंडम म्यूटेशन से ज्यादा भी तेज म्यूटेशन हो सकती है जो हमें सर्वाइवल एडवांटेज देती है अगर एनवायरनमेंट में स्ट्रेस हो। रैंडम म्यूटेशन का रेट इतना स्लो है कि एक म्यूटेशन पर 100 मिलियन न्यूक्लियोटाइड साइट्स पे होती है। इट्स अ वेरी स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन। हम लोग विल आल्सो टॉक अबाउट कि जीन्स, एक जीन जैसे ट्रेडिशनली इन ट्रेडिशनल सेंस या ट्रेडिशनल स्टडीज में हम देखते थे कि एक जीन अकाउंट करती है सिर्फ एक ट्रेट के लिए, लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन या स्टडीज आ रही है इन द पास्ट डेकेड या पास्ट मिड सेंचुरी के बाद से हमें पता चल गया है कि एक जीन जो है अगर रिमूव हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो दूसरी जीन्स दे कम इन एंड पिक अप द स्लैक। मतलब एक जीन एक ट्रेट को के लिए नहीं होती है, एक जीन मल्टीपल ट्रेट्स को सपोर्ट कर रही होती है, और अगर वो हट जाए तो दूसरी जीन्स एक इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क के तहत आकर वो ट्रेट को सपोर्ट करती है या वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जो भी इसका काम होता है। तो आज की प्रेजेंटेशन में हम वायरसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और वो किस तरह से हमारा डीएनए मॉड्यूलेट करता है और चेंज करता है और हमें एडवांटेज देता है। तो आई गेस हाँ, गालिब यू एंड सब्सटेंशियल कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर इफ यू वांट। तो एविडेंस ने आज क्या बताया है कि जेनेटिक म्यूटेशन का रेट जो है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स तेज भी हो सकता है जब कुछ और किस्म की चेंजेस जो कि रेट्रोवायरसेस के थ्रू और वायरस के थ्रू आपके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और आज हम ये भी जानते हैं कि
एक किसी खास एक ट्रेट को बनाने के लिए फर्ज करेंगे नेल्स की हार्डनेस के लिए सिर्फ एक ही कोई जीन नहीं होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, डिफरेंट जीन्स होंगे। जैसे हमारी जो स्किन, नेल्स और बहुत सी और चीजों के अंदर जो एक प्रोटीन जो काम करती है उसे हम कैरेटिन कहते हैं। कैरेटिन की भी कई फॉर्म्स होती हैं और कई डिफरेंट जीन्स हैं जो कि इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि कैरेटिन आपको पता है कि नेल्स वाली है और फिर स्किन के अंदर है और बहुत सी और चीजों के अंदर है। अब जो गाय का हूफ बना रहा है, जो जो प्रोटीन बना रही है, वो भी कैरेटिन ही है। ठीक है, यानी एक एक घोड़े का सुम या उसका हूफ जो बना रही है और जो गाय का हूफ बना रही है वो भी एक ही है। एक राइनोसोरस जो गैंडा है उसका जो सींग बना रही है वो भी कैरेटिन ही है, और आपके और मेरे नाखून जो बना रही है वो भी कैरेटिन ही है। डिफरेंट किस्म की कैरेटिन प्रोटीन्स हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ एक कैरेटिन प्रोटीन है जो आपके और मेरे नाखून बना रही है, इसमें भी एक से ज्यादा कैरेटिन के जीन्स इन्वॉल्व हैं जो बना रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से भी चीजें होती हैं। ठीक है, सब्सटैंशिया सर कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे आप? जी गालिब, थैंक यू। देखिए ऑडियंस आपकी जरा मैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको, इफ यू आर स्लीपिंग सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल अवेक। आप सब गौर से बात सुन रहे हैं कि आज की स्ट्रीम में आपको बहुत से सवालों के जवाब भी मिलने जा रहे हैं। वैसे तो मैं और गालिब इन बातों को हम लोग बहुत डिटेल से पिछले 1-2 सालों में मल्टीपल टाइम्स एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि जो की मैसेज, जो की नोट इसमें से आज की प्रेजेंटेशन में से निकलेगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर सर्टेन इवेंट्स जिसके रिस्पॉन्स में जो म्यूटेशन रेट है और जो डीएनए के अंदर जो चेंजेस हैं उनका स्केल, उनका ऑर्डर, उनकी स्पीड, उनकी इंटेंसिटी वो बहुत तेज, बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि अक्सर कुछ क्रिएशनिस्ट होते हैं, वो एक एतराज लेकर आते हैं कि अगर ये पॉइंट म्यूटेशंस होती रहें तो साल हर साल तक भी होती रहें तो वो कोई यूजफुल म्यूटेशन जनरेट नहीं कर पाएंगी। और वो बाज दफा ये भी बात है कि जी कुछ लोगों ने ऐसे एनालिसिस भी कर छोड़े हुए हैं, कर मारे हुए हैं और पेपर लिख दिए हुए हैं कि जी ये जो कि एक म्यूटेशन रेट, एक लिनियर म्यूटेशन रेट को अज्यूम करते हैं और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि इतनी म्यूटेशंस और इतनी तब्दीलियां तो आ ही नहीं सकती। तो क्रिएशनिस्ट एक एंटी एवोल्यूशन आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं। दरअसल उनका ये एंटी एवोल्यूशन आर्ग्यूमेंट बुनियाद उसकी एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उनको एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि एवोल्यूशन के अंदर इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्ट्रेसेस, इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आपका म्यूटेशन रेट इतना हाई हो जाता है कि वो तब्दीलियां, उनको स्लो करने की आपको जरूरत होती है, तब्दीलियां इतनी तेजी से हो सकती हैं। तो ये आपको इन सवालों के आज जवाब मिलने जा रहे हैं और हम बाकी देखेंगे कि आगे। गालिब प्लीज लेकर चलें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, आपने इंट्रो दे ही दिया है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो हम वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन कैसे काम करती है कि आप, बस ये छोटी सी सिर्फ एक ही बात हमने करनी है वैक्सीन के बारे में। ठीक है, वैक्सीन आपके डीएनए को, आपकी जेनेटिक्स को मॉडिफाई कर देती है। कैसे? कि आप किसी भी वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन के मरे हुए सेल्स को लेते हैं जो कि एक्टिव नहीं होते मगर उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनके अंदर होती है, आप उसे अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। वो आपकी बॉडी को नुकसान तो नहीं दे सकती, मगर आपके एंटीबॉडीज जो होते हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, वो जाके इन सेल्स के अंदर जो मौजूद जेनेटिक मटेरियल होता है उसको रीड कर लेते हैं और उसके मुताबिक वो प्रोटीन्स जो इन्फेक्शन से डील करने वाली प्रोटीन्स हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम अगर उसी बीमारी के लाइव भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो एंटीबॉडीज को पता होता है कि उन्होंने उनके साथ लड़ना कैसे है। तो पहले से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो तैयार होता है, और ये भी एक जेनेटिक्स है। ठीक है, कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो उनको रीड कर लेती हैं और उसके बाद वो उससे क्या करने लग जाती हैं, वो उसके मुताबिक एंटीबॉडीज बनाने लग जाती हैं और वो उसके साथ लड़ते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, इसे इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया, मगर हम इससे आगे चलेंगे। बारबरा मैक्लिंटॉक के बारे में सब्सटैंशिया सर आप बताना चाहेंगे? जी अच्छा जी, देखिए बारबरा मैक्लिंटॉक एक बहुत सेलिब्रेटेड बायोलॉजिस्ट थी। नोबेल इनको लॉरिएट है। हाँ जी, इनको 1983 का नोबेल प्राइज मिला था।
ठीक है। इन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा अरसा जो स्टडी करने में गुजारा, वो स्टडी तो उन्होंने प्लांट्स पे की, कॉर्न पे की, मगर जो उन्होंने मैकेनिज्म्स कॉर्न के ऊपर, छल्ली जिसे कहते हैं, कॉर्न जो है उसके ऊपर रिसर्च करते हुए जो मैकेनिज्म डिस्कवर किए, वो बाद में पता चला ना सिर्फ ये कि वो प्लांट्स में एक कॉमन चीज है, बल्कि सारे एनिमल किंगडम में, मैमल्स में जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी वो तमाम मैकेनिज्म्स हैं। तो उनकी वो रिसर्च, गर्चे उन्होंने सिर्फ कॉर्न के ऊपर की, उसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस, वाइड इम्प्लीकेशंस हैं फॉर एंटायर लाइफ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी। ठीक है जी। उन्होंने क्या नोटिस किया था अपनी स्टडीज में और अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो कुछ पार्ट्स ऑफ डीएनए जो है वहां पर इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का क्या मतलब है, आप समझेंगे कि जी हाँ, हमें इन बहैसियत इंसान तो स्ट्रेस समझ में आती है कि उसका स्ट्रेस का क्या मतलब है। तो प्लांट के केस में स्ट्रेस का क्या मतलब है? इसका मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है। इसका मतलब ऐसी कोई कंडीशन होती है जो प्लांट की नॉर्मल कंडीशन से मुख्तलिफ हो, जिससे उसको मुश्किल पेश आए। अगर प्लांट को सर्टेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर उसको उसकी सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी है, अगर पानी की कमी है, कोई मॉइस्चर की कमी है, बाज़ दफ़ा पानी की ज़्यादती भी एक स्ट्रेस हो सकती है। अगर टेम्परेचर की एक रेंज है जो कि प्लांट को सर्वाइवल के लिए सूटेबल है, अगर उस टेम्परेचर में वेरिएशन आती है, तो ऑल काइंड्स ऑफ दीज़ स्ट्रेसेस, इनको कहा जा रहा है कि जी स्ट्रेस। प्लांट की एनवायरनमेंट में स्ट्रेस का मतलब क्या है? पहले तो इसको समझ लें। तो इन्होंने अपनी स्टडीज़ में क्या चीज़ नोटिस की, वो ये चीज़ नोटिस की कि जब स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस चेंज होता था कॉर्न के केस में, तो सर्टेन पार्ट्स ऑफ डीएनए से वो जो डीएनए है वो अपने आप को कॉपी कर रहा था डिफरेंट जगहों पर डीएनए के अंदर। उन जगहों में जा जाके अपने आप को ऐसे समझें कि कॉपी पेस्ट कर रहा था या कट पेस्ट कर रहा था उन जगहों पे जाकर जिन जगहों से एक्चुअल प्रोटीन्स ने बनना होता है। यानी ये बात याद रखें कि हमारा डीएनए बहुत लंबा है, हमारा जीनोम बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल प्रोटीन्स बनाने के लिए। और असल में डीएनए का काम प्रोटीन्स बनाना ही है। ठीक है, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसको कोडिंग डीएनए कहते हैं। और जो हिस्सा प्रोटीन्स बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, उसको नॉन कोडिंग डीएनए कहा जाता है। मैंने जान के लफ्ज़ इस्तेमाल किया डायरेक्टली, क्योंकि वो जो नॉन कोडिंग डीएनए वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये हमें अंडरस्टैंडिंग बारबरा मैकक्लिंटॉक की स्टडी से मिली थी। तो इन्होंने क्या चीज़ नोटिस की थी कि वो जो कुछ पार्ट ऑफ द डीएनए अपने आप को उठा-उठा के दूसरी जगहों पर पेस्ट कर रहा है, तो इसको उन्होंने जंपिंग एक्टिविटी का नाम दिया, इनको जंपिंग जीन्स का नाम दिया। इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने नोटिस की थी। सबसे पहले तो ये है कि वो जो कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए है, वहां पर जिन जगहों पर जाकर ये डीएनए अपने आप को ट्रांसफर करता था, अपने आप को पेस्ट करता था, वो खास खास जगहों पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। ऐसा नहीं था कि वो रैंडमली किसी हर जगह पर इक्वल प्रोबेबिलिटी हो उसकी उसकी ट्रांसफर करने की अपने आप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, क्योंकि इससे पहले तो लगता था कि म्यूटेशंस बिल्कुल रैंडम है। ठीक है? तो लेकिन उन्होंने ये देखा कि वो खास जगहों पर ज़्यादा लाइकली है कि वो डीएनए अपने आप को चेंज करता था। दूसरी बात ये कि वो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में वो उसका रेट बढ़ जाता था। तो यानी 2 बातें पता लगी कि म्यूटेशंस ना तो उतनी रैंडम है जितना पहले समझा जाता था, और ना ही उतनी रेयर हैं। ठीक है? तो इस बात को इम्पोर्टेंटली समझना ज़रूरी है। एक मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि अगर जब ये कहा जाता है कि कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं जो कि रैंडम नहीं हैं और वो इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, तो ये भी एवोल्यूशन का ही हिस्सा है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ऐसा क्यों है कि शुरू की जो लाइफ है, वो यानी इतने लंबे अरसे तक, मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर्स लाइफ की हिस्ट्री में, यानी ज़मीन जो है वो 4.5 बिलियन साल पुरानी है। ठीक है? तकरीबन आप समझें कि पहले कुछ मिलियन साल के बाद, पहले एक मैक्सिमम बिलियन साल तक आपके पास लाइफ आ चुकी थी। फिर उसके बाद 2 बिलियन साल तक, फॉर 2 बिलियन ईयर्स, लाइफ जो थी वो स्टक थी बैक्टीरियल लेवल पर। वो इतने अरसे तक बैक्टीरियल लेवल पर क्यों स्टक रही? क्योंकि उस वक्त
सारा काम ही रैंडम म्यूटेशंस के थ्रू हो रहा था। उस स्ट्रगल के थ्रू उस दौरान लाइफ की जो ऑर्गेनिजम्स में ये मैकेनिज्म्स डेवलप किए कि जो म्यूटेशंस हैं वो एनवायरनमेंट की में जो स्ट्रेस है, जो चेंजेस है, उनके रिस्पॉन्स पे उनके अकॉर्डिंगली हो सके। इस वजह से एवोल्यूशन उसके बाद तेज होती है और हम देखते हैं पिछले 700 मिलियन ईयर्स के अंदर आपकी सारी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एनिमल किंगडम के अंदर कितनी फ्लरिशिंग होती है। तो ये बात याद रखनी है कि ये भी एवोल्यूशन का ही हिस्सा है, क्योंकि अगर एवोल्यूशन के अंदर रैंडम प्रोसेसेस से शुरू होकर ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को ये केपेबल इनफ बनाती हैं कि वो आने वाले वक्त में म्यूटेशंस भी अकॉर्डिंगली करे, बिल्कुल रैंडमली ना करे, तो ये भी एवोल्यूशन का हिस्सा है, क्योंकि इसका भी एडवांटेज है। इन म्यूटेशन को भी आप रोक नहीं सकते। तो एवोल्यूशन का अपना प्रोसेस खुद इवॉल्व करता है अपने आप को तेज करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा। गालिब, आप इसको एक्सप्लेन करना हाँ जी, चाहेंगे या? कर दें सर, कर दें। अच्छा, इसमें ये है कि जो उन्होंने ये जो जंपिंग एक्टिविटी नोटिस की जीन्स की, इसको टेक्निकली ट्रांसपोजॉन्स या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। आपने सुना होगा गालिब और हमारी डिस्कशन में कितना हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं। आपको उधर स्लाइड पर नजर आ रहा होगा, गालिब ने लेफ्ट साइड पर एक लिखा है क्लास 1 रेट्रो ट्रांसपोजॉन और दूसरी तरफ लिखा है क्लास 2 डीएनए ट्रांसपोजॉन। तो जो आपका जो राइट साइड वाला है, मैं पहले उसको जरा क्लास 2 को जरा मैं कर दूं कि वो जरा सिंपलर है। जो क्लास 2 है डीएनए ट्रांसपोजॉन, उसमें क्या मामला है आप समझें कि कॉपी पेस्ट का मामला है। ठीक है, कि ये जो टॉप पे ब्लू, गालिब जरा राइट टॉप राइट पे जरा माउस लेकर जाए। हाँ जी, क्लास 2 जहां आपने लिखा है ना, क्लास 2। क्लास 2 जी में। जी, आप देखिए कि ये जो ब्लू, ग्रीन और फिर ब्लू, तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये उस जंपिंग जीन का ऐसा हिस्सा है जिसने अपने आप को किसी और जगह जाकर कॉपी करना है। तो आप देखें कि ये एक डीएनए इंटरमीडिएट बन रहा है, कॉपी हो रहा है, वो ओरिजिनल ग्रीन पार्ट उसके अंदर ही रह रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जहां जाकर उसने अपने आप को पेस्ट करना है, तो उसको आप देखें इस प्रोसेस को उन्होंने टेक्निकल नाम इंटीग्रेशन कर दिया है, लेकिन इट इज जस्ट लाइक कॉपी पेस्टिंग। ठीक है, ये इसके खास एंजाइम होते हैं जिनको इंटीग्रेज एंजाइम कहते हैं, जिनके थ्रू जाकर ये इंटीग्रेट करता है किसी टारगेट डीएनए में। तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, वो ग्रीन पार्ट, ये समझे ये हमारा डीएनए कोडिंग डीएनए, वो समझे कोई जो ऊपर डार्क ब्लू वाला था वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट था, नॉन कोडिंग पार्ट। तो नॉन कोडिंग पार्ट से कोडिंग पार्ट तक ये लाइट ब्लू वाला जो गालिब ने शो किया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी ट्रांसफर हुई है, इसको डीएनए ट्रांसपोजॉन कहते हैं। फिर ये जो दूसरा जो है क्लास 1, इसको रेट्रो ट्रांसपोजॉन कहते हैं। इसका तरीकाकार जो है वो जरा इन्वॉल्व है। आप ये याद रखें कि रेट्रो का क्या मतलब होता है। हम रेट्रो कई दफा डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में। रेट्रो का मतलब बेसिकली होता है रिवर्स, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो रेट्रो में रेट्रो ट्रांसपोजॉन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि ये आरएनए से डीएनए बनाने की सलाहियत रखता है। आमतौर पर इससे पहले बहुत अरसे तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सिर्फ पहले डीएनए से आरएनए बनता, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। यही मेन एक्शन है प्रोटीन बनने का। ये बात दुरुस्त है, वो गलत नहीं है। वो मेन इंफॉर्मेशन फ्लो की डायरेक्शन वही है कि डीएनए है, उससे आरएनए बनता है, फिर आगे प्रोटीन बनती है। मगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये काम उल्टा कर सकते हैं कि वो आरएनए से वापस डीएनए बना सकते हैं। इसलिए ये जो आरएनए का जो पोर्शन है, जिसको गालिब ने यहाँ आरएनए इंटरमीडिएट के तौर पर जो जरा स्क्विगली कर्व दिखाया हुआ है, इससे आगे जो प्रोसेस है इसको देखें, यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये वापस डीएनए पे जा रहा है और फिर वो डीएनए जाकर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट किसी के और तौर जगह पे घुस रहा है। पेस्ट हो गया। और ये यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटीन कॉपी वाली मशीनरी जिस तरह डीएनए रीड करती है वो उसे आरएनए में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये आरएनए में कन्वर्ट हुआ। अब आरएनए में जब कन्वर्ट होता है, इसके बाद इसने राइबोसोम में जाना है, जहां पे जाके इसने प्रोटीन बनना होता है। असल में ट्रांसक्रिप्शन के बाद, पढ़े जाने के बाद, जब आरएनए मैसेंजर आरएनए बनता है,
मैसेंजर आरएनए वो होता है जो जाता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम उसे पढ़ के प्रोटीन बना देता है। यहां पे ये नहीं होना, इसने क्या करना है, इसने दोबारा अपने आप को डीएनए बना देना है और उस डीएनए ने जाके डीएनए में क्रोमोसोम के अंदर किसी और जगह घुस जाना जाके। ये सारी गेम है। ये बात जी सर। जी जी, तो ये वाला कट पेस्ट वाला मामला है, और ये दो क्लासेस ऑफ ट्रांसपोजॉन्स है। और आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, हमने कवर कर जी लिया। अच्छा जी, और अब दो तरह के सेल्स होते हैं बॉडी के, नॉन कन्फर्मिस्ट आप इसे बताना चाहेंगे? ठीक है। या अच्छा अच्छा, तो हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। एक मेल में स्पर्म सेल्स जो होते हैं या फीमेल में जो ओवा के सेल्स होते हैं वो जर्म सेल्स कहलाते हैं, और बाकी दूसरे सेल जो हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। नाउ हर सेल जो बॉडी का होता है एक्सेप्ट फॉर सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स, उनमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के हमारे, और बाकी जो सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स होते हैं जिसमें स्पर्म सेल्स हो गए या ओवा सेल्स हो गए, उनमें 23 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो दूसरे सेलों में है, उन 23 पेयर से एक एक क्रोमोसोम निकलकर टोटल 23 का सेट बनता है, जो कि सेक्स सेल्स में जाता है, स्पर्म सेल्स में और ओवम में, ओवम से जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। तो जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है तो फिर जाइगोट सेल बनता है, जिसमें टोटल दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। मतलब 23 का पेयर एक बार फिर से बन जाता है। उसमें पूरी ब्लूप्रिंट होती है जो कि एक नया ह्यूमन बीइंग क्रिएट करने की सलाहियत रखती है, पूरा मैकेनिज्म इन प्लेस होता है। तो इसी तरह से एक बेबी कंसीव होता है और जाकर उन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर वो एक ह्यूमन बीइंग कम्स इनटू गालिब भाई मैं भी fetus and then अरे मैं एक सेकंड ठहरे, मैं इसको एक जरा थोड़ा सा एक और तरह से कर दूं, लोग रिलेट कर पाएंगे। देखें जी, गालिब भाई मैं आपके थोड़ा सा वालिद इस पे से, बात करूं। ठहरे एक सेकंड, मुझे चले करें आप, फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ अच्छा, तो टोटल होते हैं 23 क्रोमोसोम जर्म लाइन में हमारे, और जो है 23 क्रोमोसोम ही ओवम में होते हैं और फीमेल के। इसमें से जो 22 क्रोमोसोम होते हैं उसमें हमारी पूरी बॉडी की इंस्ट्रक्शंस, हमारे सोचने, हमारा इम्यून, हमारी एक एक चीज उसके अंदर मौजूद होती है। और जो 23वां क्रोमोसोम होता है वो हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम। और इसी तरह फीमेल में भी जो 23वां होता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। अब होता ये कि जब एग फर्टिलाइज करता है ओवम को, तो ये एग के जो है मेम्ब्रेन्स में जाके ये स्पर्म जो है फ्यूज हो जाता है और अपनी जेनेटिक्स को रिलीज करता है। यही वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर इसी तरह से और फीमेल के जो ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इंक्लूडिंग सेक्स क्रोमोसोम, वो अवेक होते हैं और ये आपस में मिलते हैं, जिससे कि फिर जाइगोट बनता है। और अब ये जाइगोट जो है इसकी सेल डिवीजन शुरू हो जाती है। इसकी सेल डिवीजन 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है, 4 से 6 होती है, और इसी तरह ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है। और ये उस लेवल पे चला जाता है जहाँ पे जाकर के अब ये जाइगोट जो है जो है फिर ये प्लेजेंटा की पूरा तरफ इंसान चला बन जाता गया। है। हाँ, मैं इस वक्त भूल गया थोड़ा सा इसके बीच में, जिसे हम खैर इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। चलें, तो वो इतना टेक्निकल होने की जरूरत भी नहीं है, आप हाँ, नॉर्मल अच्छा, एक्सप्लेन करें। तो हाँ। ये जब जाता है प्लेजेंटा के करीब, ये क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ ट्रेवल करता हुआ जाता है। फेलोपियन ट्यूब से सीधा प्लेजेंटा की तरफ जाता है। वहां पे जाके ये बरो करता है, जिस तरह खुदाई होती है, इम्प्लांटेशन होती है, जिस तरह से करता है। और उसकी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग वगैरह भी आ जाती है, जो उसके चारों तरफ नजर भी आती है बाज़ औक़ात। और फिर ये वहां से एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार करता है। फिर उसके बाद उसके अलग स्टेजेस शुरू होते हैं। चलें, ये अब इसको छोड़ें, इतना टेक्निकल में हम नहीं जाना। देखें, आपके वालिद के जो स्पर्म है उनके अंदर वालिद की तरफ से 23 क्रोमोसोम आए हैं। जो वालिद के पास 46 क्रोमोसोम थे ना, 23 पेयर उसकी मां से आए थे और आपकी दादी से आए थे, और 23 पेयर आपके दादा से आए थे। उसने वहां पे उनको स्वैप करके, यानी एक जीन उसने बाप से ले लिया, एक जीन मां से ले लिया, करके 23 क्रोमोसोम बना के, अपने मां बाप के जीन मिक्स करके 23 क्रोमोसोम बना के स्पर्म दे दिया। इसी तरह मां ने अपने मां बाप के जो 46 क्रोमोसोम उसे मिले थे, उनके जीन्स को मिक्स करने के बाद उसने एक एग बना दिया। अब ये दोनों जब फर्टिलाइज हुए तो 23 क्रोमोसोम जो थे वो बाप से आए, 23 क्रोमोसोम मां से आए, और इनसे एक, यानी मां की तरफ से अंडा आया, बाप की तरफ से स्पर्म आया, ये दोनों आपस में मिले हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइज्ड एग बना है। ठीक है,
और फिर ये फर्टिलाइज्ड एग जब मल्टीप्लाई होता है बाद में डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू, तो ये फर्टिलाइज्ड एग ही आखिर में मल्टीप्लाई होते होते, और फर्टिलाइज्ड एग में क्योंकि 46 क्रोमोसोम होते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट के मुताबिक कहीं ये जाएगा तो ये स्केलेटल मसल के टिश्यू बना लेगा, कहीं पे ब्लड सेल्स बना लेगा, कहीं पे ऑर्गन टिश्यूज बनाएगा, डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन्स बनाएगा, फैट सेल्स बनाएगा, स्टेम सेल्स बनाएगा, कई किस्म के। यानी सबसे पहले ये फर्टिलाइज सेल से स्टेम सेल में कन्वर्ट होंगे, स्टेम सेल से फिर ये डिफरेंट किस्म के बॉडी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सोमैटिक सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल होते हैं, मगर आपकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म सेल होता है और औरतों में जो उनकी ओवरीज के अंदर जो अंडे होते हैं, ये सेक्स सेल्स हैं। सेक्स सेल्स का मतलब क्या है? सोमैटिक सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स सेल्स के पास सिर्फ 23 होते हैं। 46 क्रोमोसोम जो सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं, वो जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से एक एक क्रोमोसोम आपको दिया गया है, मगर सेक्स सेल्स वो हैं जो आप खुद पैदा करते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये, यानी आप अगली नस्ल को तैयार करने के लिए सेक्स सेल्स देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज होती है वाइजमैन बैरियर। वाइजमैन बैरियर क्या कहते हैं कि जब, अब एक चीज है सिंपल, यहां पे एक इंसान के पास अब सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, औरतों में तो ये जो एग्स हैं ये बचपन से ही पैदा होते ही मौजूद होते हैं, जो कि बाद में उनकी मेच्योरिटी पे जो है वो बाद में ओवरीज से निकल के आगे आने शुरू होते हैं। मर्दों में ये इन साइचू क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब सिंपल बात यह है कि असल में 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम बनाने का जो प्रोसेस है वो आपका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि, अब सिंपल बात है कि एक शख्स है वो खुद 40 साल का है, ठीक है, तो उसके जो सेल्स हैं उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर ली हुई है। ठीक है, अब उसके टेस्टिकल्स में बेसिकली वो सेल्स हैं जिनसे आगे बनने हैं क्या, जिनसे आगे से सेक्स सेल्स बनने। अब बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसने अपनी पूरी उम्र के दौरान, उसका डीएनए डैमेज भी हुआ है, उसके अंदर म्यूटेशंस भी आई हैं, इसके साथ साथ उसके अंदर 100 किस्म के और मसले आए हैं। ठीक है, मगर जब नॉर्मल सेल्स से सोमैटिक सेल जर्म लाइन बनती है तो क्या करता है, डीएनए में एक ऐसी मशीनरी होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने एक्युमुलेट किया वो उसको सारी को साफ करके और ऐसे क्रोमोसोम नई आने वाली नस्ल को देता है कि जिनके अंदर कोई एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो टोटली साफ कर देता है, फिर ही एक नया बच्चा पैदा हो सकता है। अगर इस इंफॉर्मेशन के साथ ये जाए आगे तो जितनी भी, क्योंकि हर इंसान अपनी उम्र के अंदर उसके क्रोमोसोम में बहुत सी चेंजेस आती हैं, बहुत से एरर्स आती हैं, म्यूटेशंस हो जाती हैं, बड़े मसले हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो इसी तरह अपने क्रोमोसोम्स आगे अपने बच्चे को दे दे तो जितने मसले उसको जिंदगी में हुए हैं, कहीं पे उसका डीएनए, कोई अल्कोहलिज्म की वजह से डीएनए में डैमेज हो जाती है, कोई रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से हो जाती है, कोई किसी इंसान में किसी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आगे चली जाएगी। तो जो ये नहीं जाने देती इंफॉर्मेशन आगे, उसे कहा जाता है वाइजमैन बैरियर। ठीक है, तो वाइजमैन बैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट था 19वीं सेंचुरी में। वाइजमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। सब्सटेंशिया सर, इस बारे में कुछ बात अगर रह गई है तो जी। बिल्ड कर देता हूँ, आपने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, लेकिन जिस तरह गालिब ने बताया ना, आपके सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स वो हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स हैं। जो सेक्स सेल्स हैं या जर्म सेल्स हैं वो स्पर्म्स या एग्स हैं, जिनमें ये अलग-अलग होने के बाद अनपेयर होके 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, वो पेयर्स नहीं है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि आपके जो सोमैटिक सेल्स हैं, जो नॉन सेक्स सेल्स हैं, उनमें अगर कोई म्यूटेशन होती है तो वो आपके सेक्स सेल्स में नहीं जा सकती। जब आपके सेक्स सेल्स में नहीं जाती तो इसका मतलब है अगली नस्ल में नहीं जा सकती। इसको वाइजमैन बैरियर कहते हैं कि जो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो म्यूटेशन है वो सेक्स जर्म लाइन में ना जा पाना उसका, एंड देयरफॉर नेक्स्ट जनरेशन में उसका ना पास हो जाना, इसको वाइजमैन बैरियर कहते हैं। ये एक बड़े अरसे से, तकरीबन 19वीं सेंचुरी से जिस तरीके से लिखा हुआ है, ये एक वेल एक्नॉलेज्ड प्रिंसिपल था। ठीक है, पूरी लाइफ में, पूरी बायोलॉजिकल लैंडस्केप में। हाउएवर, एज वी शैल सी, गालिब अगली स्लाइड्स में बताएंगे कि इस वाइजमैन बैरियर के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जी सर, बता दें सर। मैं कंटिन्यू करूं? जी, अच्छा, देखिए, अब मामला क्या है कि जिस तरीके से हमने ये देख लिया कि जो आपके सोमैटिक सेल्स हैं उनकी तो जो म्यूटेशंस हैं वो आगे जर्म सेल्स में नहीं जा सकती। हाउएवर, इससे पहले हमने कुछ
ये नोटिस किया कि नॉन कोडिंग पार्ट का जो डीएनए है वो अपने आप को उठा उठा के वो मुख्तलिफ जगहों पे पेस्ट कर सकता है। तो अब अगर वो नॉन कोडिंग डीएनए अपने आप को पेस्ट कर रहा है सेक्स सेल्स के अंदर, जर्म लाइंस के अंदर, वो नॉन कोडिंग डीएनए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ आपने एक्वायर किया हो सकता है। वो नॉन किसी किसी वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया, अभी हम ये रेट्रोवायरसेस की बात करेंगे कि वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया और उसने अपने आप को आपके डीएनए का परमानेंट हिस्सा बना लिया, नॉन कोडिंग पार्ट का। फिर उसके बाद हमने देखा कि सर्टेन स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, पिछली स्लाइड्स में देखा कि वो अपने आप को कॉपी करके डिफरेंट पोर्शंस में पेस्ट कर सकता है। अब अगर उसने अपने आप को सेक्स सेल्स के अंदर डीएनए में पेस्ट करना शुरू कर दिया, तो इंसान ने अपने लाइफ टाइम में जो चीजें एक्वायर की थी, किसी वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था, और अगर वो वायरस ये काम कर सकता है, और रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। कुछ रेट्रोवायरसेस को भी रेट्रोवायरस इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो उल्टा काम कर सकते हैं, यानी कि आरएनए से वापस डीएनए बनाकर उस डीएनए को पेस्ट कर सकती हैं आपके नॉर्मल डीएनए में, और वो सेक्स सेल्स में भी, जर्म सेल्स में भी पेस्ट कर सकते हैं इन सर्टेन केसेस। उस सूरत में आपकी एक चेंज जो आपने एक्वायर की है ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो सकती है। अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें आपको एको कर रहा है आइडिया लमार्किज्म का, तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है? तो यानी आप समझें कि हम जब आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में बायोलॉजी पढ़ी हुई है, इवन मेडिकल स्कूल में भी गए होंगे, मेडिकल स्कूल के अंदर, मेडिकल कॉलेज में आपने एमबीबीएस किया या एमडी किया है, आपने पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि जी एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अगली नस्ल में नहीं जा सकते। ये एक जमाने में लोगों ने सोचा था, वो लमाक का मजाक उड़ाते थे कि जी अच्छा वो चूहों की टेल्स को काटते थे तो उनके बच्चे तो टेल वाले पैदा होते थे। वो एक उसको ट्रिवियलाइज करने के इस तरीके की एग्जांपल्स बनी हुई है। वो तो एग्जांपल वैसा तो बिल्कुल नहीं होता, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन सर्टेन केसेस में ऐसी वायरल इन्फेक्शंस जो कि आपके नॉन कोडिंग डीएनए को इन्फेक्ट कर सकती हैं, वो उस ट्रांसपोजेबल एक्टिविटी से या जंपिंग एक्टिविटी से इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस अपने आप को पेस्ट कर सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं टू जर्म सेल्स यानी या स्पर्म या एग में, जिसकी वजह से एक एक्वायर्ड चीज अगली नस्ल में जा सकती है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इन डिस्कवरीज की रोशनी में कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेक्स्ट नस्ल में ट्रांसफर हो सकती है। और एसटीडीज इस बारे में काफी मशहूर हैं क्योंकि बहुत सारी एसटीडीज ऐसी हैं जो कि रेट्रोवायरल हैं। तो वो फिर माँ बाप को जो हुई होती हैं, कुछ ऐसी भी रही हैं पास्ट में जो फिर बच्चों को भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी हैं। गालिब अच्छा, भाई आगे मैं इस पे हाँ, कुछ मैं भी करें बात कर सकता हूँ क्या? करें। अच्छा देखें जी, इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि गैग जीन ये है, इसके अंदर गैग जीन है, इसके अंदर जो है इसी रेट्रोवायरस में एंथाजीन भी है, इसी में प्रोटीज जीन भी है, इसी में पोलीमराइजिंग प्रोटीन भी मौजूद है, और इसी वजह से ये प्रोटीन ये डीएनए बनाने का अमल करती है आरएनए से। अच्छा, इसमें जो सिमिलरिटीज़ हैं, आरएनए की जो सिमिलरिटीज़ हैं वो दूसरे वायरसेस से बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और ये किसी वक़्त में आज से 550 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है इस ये इवॉल्व हुआ एंडोजेनस रेट्रोवायरस। पहले ये सिर्फ रेट्रोवायरस था। एंडोजेनस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये बाय बर्थ हमारी जनरेशन में आ रहा वो है। अभी आगे आएगा वैसे, अच्छा, वो आगे आएगा, तो वो आगे जी, आएगा। वो आप थोड़ा आगे चले गए हैं, वो हमने इस पे पूरी एक स्लाइड रखी हैं, 2 मैंने रखी अच्छा, हुई। हाँ अच्छा हाँ, चलें चलें, जी, वो फिर आप उस टाइम मैं एक्सप्लेन थोड़ा-सा कीजिएगा ना। हाँ, मैं चलें, मैं आप जंक चलें डीएनए के बारे में बता दें, जंक नहीं, डीएनए मैं जिसको कहते थे। हाँ। जंप इन जीन के ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करता हूँ कि जंप इन जीन क्या होती है। जंप इन जीन का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसमें चेंजेस आना। इसे हम जंप इन हाँ, जीन बोलते हैं। ये जो सीक्वेंस जो है ए ज़ी की जगह पे चला गया, और जो है सी जो है दूसरे की जगह पे चला गया, टी की जगह पे चला गया। इसी वजह से हम इसे जंप इन जीन बोलते हैं। जंक डीएनए जो होता है वो डीएनए जो हमारे एंसेस्ट्री से मिला है, लेकिन आज के दौर में वो फंक्शनल नहीं है। इस वजह से हम इसे जंक डीएनए कहा करते थे। लेकिन आज की नई रिसर्च के मुताबिक इसमें बहुत सारे ऐसी जीन आज भी सिग्निफिकेंट हैं कि अगर हम इसको एक्टिव कर लें तो इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकते हैं।
चलें आप लोग बात कीजिए। नहीं इसमें वो चलें ठीक है, सब्सटेंशियल आप बता दें मैं थोड़ा सा। थोड़ा एक्सप्लेन हाँ, कर देता हूँ इसको। देखिए थोड़ा डिफरेंट है इसका। ऐसा है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, सॉरी। इस वक्त जब हम कहते हैं अगेन कि एक जो 3% ऑफ ह्यूमन डीएनए है वो डायरेक्टली कोड कर रहा है प्रोटीन्स के लिए, जिस तरीके से इस स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम कोडिंग डीएनए कहते हैं। जो बकिया हिस्सा है वो नॉन कोडिंग डीएनए है, ठीक है। किसी जमाने में ऐसा लगता था, ये कहा जा सकता था कि भाई ये शायद किसी पुरानी एवोल्यूशन का वेस्टेज है, रेमनेंट रह गया हुआ है, अब जो है ये नाकारा हो चुका है, बेकार हो चुका है। मगर ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये बिल्कुल गलत है। बल्कि ये जो नॉन कोडिंग डीएनए की जो डिस्कवरी है, ये एक एवोल्यूशन के हक के अंदर बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। इस बात को समझे। अगेन मैं इस वजह से क्लैरिफाई कर रहा हूं कि बाज दफा जो कुछ क्रिएशनिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जी किसी जमाने में फेमस बायोलॉजिस्ट भी बहुत किसी कुछ इस कुछ पे, फेमस हाँ, बायोलॉजिस्ट है जो ये Reddit कहते हैं के कि फेवरेट फेमस कि, बायोलॉजिस्ट। कि किसी ये भी एक जमाने टाइटल में है। कि किसी जमाने में जो आपका जो जंक डीएनए की जो टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल की जाती थी कि यार ये देखो ये वेस्टेज है, रेमनेंट है, एंड देखो अब इसका कोई काम नहीं है। इस और ये प्रो एवोल्यूशन आर्गुमेंट इस वजह से है कि अब इसका कोई काम नहीं है। तो कुछ क्रिएशनिस्ट ये आर्गुमेंट करने की कोशिश करते हैं कि चूंकि अब नॉन कोडिंग डीएनए का फंक्शन डिस्कवर हो गया है, इस वजह से एवोल्यूशन शायद गलत साबित हो गई है। आपको हम अगले कुछ आने वाले मिनटों में ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एविडेंस किस तरफ पॉइंट करता है। एविडेंस ये पॉइंट करता है कि दरअसल नॉन कोडिंग डीएनए की जो डिस्कवरी है वो एवोल्यूशन की एक बहुत बड़े मैकेनिज्म की तरफ इशारा करती है। एवोल्यूशन को इनेबल करने के लिए नॉन कोडिंग डीएनए का मेन फंक्शन है, और वो वही फंक्शन है जो कि अब हम पहले मैं उसकी तरफ एक इशारा दे चुका हूं कि जो आपकी जो ट्रांसपोजेबल एक्टिविटी, अगेन नॉन कोडिंग डीएनए से अगर कुछ डीएनए के बड़े बड़े चंक्स वो कॉपी पेस्ट होके डीएनए के कोडिंग पार्ट के अंदर पेस्ट होंगे, तो आप भूल जाएं उन बातों को कि जी किसी ने ये कहा कि यार वो जो एक पॉइंट म्यूटेशन है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड सिर्फ जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड में तब्दील हो सकता है, उस केस में वाकई म्यूटेशन रेट ना सिर्फ ये कि स्लो होगा, मगर उसकी जो मैग्नीट्यूड है म्यूटेशन का वो भी बड़ा लिमिटेड और कंस्ट्रेंड और रिस्ट्रेंड है। इधर क्या है कि चूंकि जंपिंग एक्टिविटी हो सकती है बड़े चंक्स में, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वो उठा उठा के डिफरेंट जगहों पर पेस्ट किए जा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ वेरिएशन एंड द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी वो बहुत तेज हो जाएगी, और इसी के नतीजे में आपकी एवोल्यूशन में सडन चेंजेस आ सकती हैं, सडन चेंजेस आ सकती हैं और बड़ी फास्ट चेंजेस आ सकती हैं। ये बात जाती है, ये आपकी मुख्तलिफ चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है ये डिस्कवरी। अगर आपको एवोल्यूशन के रिकॉर्ड में सडन चेंजेस का कोई एविडेंस मिलता है, फॉर एग्जांपल सडन वेरिएशन इन फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है, ये उसको एक्सप्लेन कर सकता है। वो जो सारा जो अगर कोई ये आर्गुमेंट बिल्ड करने की कोशिश करता है क्रिएशनिस्ट के जी बीच में से मिसिंग फॉसिल्स हैं या मिसिंग लिंक है, सडनली ये कैसे इतने कम अरसे में ज्यादा तब्दीली आ गई, तो ये एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म उसकी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे सडनली ज्यादा तब्दीलियां आ सकती हैं। ये पार्टली कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को भी एक्सप्लेन कर सकता है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि जी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हाँ, को भी लोग लेकर आते हैं बातों में कि जी अच्छा अचानक इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स कैसे आ गए कि जी सडनली फ्लरिश करना शुरू हो गए। तो जंपिंग एक्टिविटी इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की एक्टिविटी इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि सेक्स के आने से पहले जो वेरिड रिप्रोडक्शन है या फिर जो एवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था वो यही था। असल में वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते थे और जंपिंग जीन्स, फिर असल में ये भी एक थ्योरी दी जाती है कि जंपिंग जीन्स असल में जो हमारे डीएनए के अंदर जो जंपिंग जीन्स हैं उन्होंने जंप करने की एबिलिटी वायरस से, रेट्रोवायरसेस से ही ली है। असल में गेम ही सारी ये है। तो वायरसेस ने हमें कितना इफेक्ट किया पास्ट में, ये बताना जो है ना, ये मतलब ये शायद जेनेटिक्स की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। म्यूटेशन से ज्यादा बड़ी डिस्कवरी ये है कि वायरसेस ने हमें कैसे कैसे इफेक्ट किया। क्योंकि एक बात हम पहले भी सब्सटेंशियल और मैं करते रहे हैं चैनल के ऊपर, वो ये है
कि प्लेसेंटा की रेगुलेशन के अंदर जो मेम्ब्रेन बनती है, जो कि मैमल्स में भी बनती है, ठीक है, जो कि सेमी परमेबल होती है, कि मां के ब्लड की तरफ से न्यूट्रिएंट बच्चे की तरफ जा सकते हैं, बच्चे की तरफ से नहीं आ सकते वापस, वो एक वायरस की ही अंदर वो पाई जाती थी, वो कैपेबिलिटी। वो बाद में किसी वायरस के थ्रू ही मैमल्स के अंदर आई, और मैमल्स की पूरी एवोल्यूशन प्लेसेंटल मैमल्स की पॉसिबिलिटी इस वजह से है कि किसी वक्त हमें किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया था जिसने हमें ये एबिलिटी दी, वरना ये चीज कभी भी ना हो सकती, ठीक है। तो अंडे देने वालों के बाद बच्चे देने वाले पॉसिबल इसलिए हुए कि किसी टाइम किसी एक वायरस ने ऐसे इन्फेक्ट किया था जिसने ये एबिलिटी दे दी कि प्लेसेंटा जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बन सके, कि मां के खून से बच्चे की तरफ जा सके चीजें, मगर बच्चे की तरफ से वापस मां की तरफ ना जा सके, वायरस की वजह से। इसको फिर भी किसी दिन और दोबारा हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर देंगे। रेट्रोवायरसेस, जी सर। थोड़ा सा एक और पॉइंट मेरे जहन में आया, वो ये है कि आई नो कि अगली कुछ स्लाइड्स में वो दोबारा एड्रेस होगा, वो हम उसे दोबारा एड्रेस कर लेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि बहुत सारे इवन जो क्रिएशनिस्ट जो कि एवोल्यूशन को थोड़ा थोड़ा मान जाते हैं, आपको इस तरह के लोग भी मिलेंगे जो कि ये मान जाते हैं, कहते हैं यार देखो बैक्टीरिया और वायरसेस में तो एवोल्यूशन होती है, क्योंकि उधर उनको इतने क्लियर कट एग्जांपल्स दी जाती हैं, वो ड्रग रेजिस्टेंस की कॉमन एग्जांपल्स आप सब लोगों ने सुनी होंगी। तो वो कहते हैं वो बैक्टीरिया और वायरसेस के अंदर तो बड़ी तेजी से वो बड़ी जल्दी डिवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से म्यूटेशंस बड़ी तेजी से हो सकती हैं। तो उस तरह की वो माइक्रो एवोल्यूशन तो हो सकती है, लेकिन मैक्रो एवोल्यूशन बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो नहीं उसको मानते, और ह्यूमंस के अंदर ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा कि क्रिएशनिस्ट ये कहते हैं। अब देखिए, मजे की बात क्या है कि इसमें जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि तकरीबन 8% जो हमारा वो है नॉन कोडिंग डीएनए वो रेट्रोवायरसेस की तरफ से आ रहा है, ठीक है। अब जो वायरस का जो डीएनए है ना, वो हमारा पार्ट है, वो हमारा इंटेग्रल पार्ट है हमारे अंदर। हम भी यानी ह्यूमंस का भी एक अच्छा खासा बड़ा पोर्शन वो वायरल डीएनए के ऊपर मुश्तमिल है। अब वायरस और बैक्टीरिया के अंदर तो वायरस के अंदर आपने मान लिया बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ सकती हैं, तो हम भी तो कुछ परसेंट वायरस है ना। तो इसी वजह से आपको ये भी एक आसान तरीका है समझने का कि हमारे अंदर भी मैक्रो तब्दीलियां और बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ सकती हैं, क्योंकि हम भी पार्ट वायरस है, वायरस हमारा भी हिस्सा है। तो इसको याद रखिए अगर कभी कोई क्रिएशनिस्ट आपके सामने ये। और दूसरी बात ये भी है कि एवोल्यूशन एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज है भाई जी। देखें, हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी एवोल्यूशन का पेस स्लो है। सिंपल सी बात है, हमारी एवोल्यूशन का पेस स्लो है। इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में रिप्रोडक्शन का डिफरेंस जो है कम से कम 15 साल और ज्यादा से ज्यादा 25-30 साल, इससे भी ज्यादा हो सकता है, 70 साल भी हो सकता है मर्द के केस में, ठीक है। अब मसला यह है कि वायरसेस का और बैक्टीरिया का और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो रिप्रोडक्शन का रेट है वो कितना फास्ट है, कि एक वायरस जो है वो तो भाई विद इन 10 मिनट्स जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरह बैक्टीरिया हैं तो वो डबल हो जाते हैं विद इन अ फ्यू डेज, तो वो पता नहीं कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उनमें म्यूटेशन का चांस कितना ज्यादा है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो म्यूटेशन अपने अंदर बनाएगा, अगर वो लाके हमारे अंदर कॉपी करता है, तो अगर वो हमें फायदा दे सकती है, तो वो म्यूटेशन अगर हम अपनी पॉइंट म्यूटेशंस के थ्रू म्यूटेट करते तो हमें तो बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते, मगर उसने अपनी ट्रिलियंस ऑफ जनरेशन में वही चीज कुछ अरसे में अचीव कर ली और उसने आके आपको दे दी, ठीक है। तो बल्कि ये बात मजीद स्टडी से दिन ब दिन सामने आती जा रही है कि जो बड़ी म्यूटेशंस हैं उनमें हमेशा से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेशर रहा है। एक तो वो सिलेक्टिव प्रेशर आप पे डालते हैं, ठीक है, वो तो एक इनडायरेक्ट प्रेशर है, ठीक है, मगर डायरेक्ट प्रेशर वो भी हो सकता है कि जब वो आगे आपकी जर्म लाइन को इन्फेक्ट करते हैं तो नई इंफॉर्मेशन दे के आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन चले जाते हैं। तो असल मसला ये है कि अगर आप जेनेटिक्स के लेवल पे देखें तो आपके जीन्स जो हैं वो हर वक्त वायरस के जीन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कई बार आपके जीन्स वायरस के जीन्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वायरस का जीन आपके जीन के साथ आगे कम्युनिकेट करता है और उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है, डिजास्टर्स, आप मर जाते हैं। मगर कई बार जब आपको ऐसा वायरस आके इन्फेक्ट करे जो आपको कोई प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा, और ये याद रखें कि ऐसे वायरसेस आज भी हैं जो दिन में आपको आपके हर तरफ हैं, आपको और मुझे इन्फेक्ट करते हैं, मगर उनसे हमें कुछ नहीं होता, उनकी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर कॉपी हो रही है, ठीक है। और फिर कल को वो रेट्रोवायरसेस भी बन जाते हैं, फिर वो
अभी आगे एंडोजेनस रेट्रोवायरसेस की बात आएगी, जिसकी तरफ बिटरटूथ ने अभी इशारा किया था। वो सारे के सारे, अब ये जितने आप देख रहे हैं सामने सामने हमारे बड़ी मशहूर बीमारियां हैं सब की सब, ठीक है। HIV, हेपेटाइटिस बी, इबोला, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ये सब के सब, हर्पीज, ये सब की सब बीमारियां रेट्रोवायरसेस की वजह से होती, ठीक है जी। आगे अच्छा, चलिए। इसमें अभी ये जो आप हाँ, बात करें कर रहे थे ना बिटरटूथ। जंक डीएनए की, तो जंक डीएनए ने एक बहुत बड़ा की रोल प्ले किया है स्पीसीएशन में। ये जो आज इतनी डाइवर्जन हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल ही इस जंक डीएनए का है, जंक और डीएनए ये का। भी सारा हमारे रेट्रोवायरसेस के थ्रू और मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से वो म्यूटेशंस बेनिफिशियल हुई। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हार्मफुल म्यूटेशन होती है उसका जिसका कोई यानी फ़ायदा नहीं होता, वो डिसअपेयर हो जाती है, वो उस स्पीसी के साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो बेनिफिशियल म्यूटेशन होती है वो हमेशा उस वक़्त तक होती रहती है जब तक कि वो आखिरी फ़र्द तक ना पहुँच जाए। ठीक है। अच्छा जी, तो ये वायरस का लाइफ साइकिल क्या है बताना चाहेंगे बिटरटूथ? चलें आप बता देंगे। नहीं, आप बात कीजिए, मैं ज़रा 1 मिनट बिज़ी हूँ। चलें, अच्छा, कर दूं तो मैं इस पे? चलें अगर आप कर दें सर। आप कर दें, करना चाहते मैं हैं कर तो दूं, मैं चलें। अच्छा, तो वायरस क्या करता है? वायरस के ऊपर ना कुछ स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं जो कि यहाँ पे पर्पल में दिखाई गई हैं। सिर्फ एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। वो स्पाइक प्रोटीन जो है ना, वो आपकी सेल की मेम्ब्रेन के लिए एक चाबी का काम करती है। सेल में डिफरेंट जगह होती हैं जहां पे वो अटैच हो सकती है, ठीक है, जिनके थ्रू सेल्स भी एक दूसरे से मैसेजिंग करते हैं, ठीक है। सेल्स, एक सेल दूसरे सेल से मैसेजिंग करता है, वो केमिकल एंजाइम छोड़ता है, दूसरा सेल उसे रिसीव करता है, इस तरह वो करते हैं। तो वायरसेस के पास भी ना हर सेल, एक सेल यानी आपकी बॉडी में अगर लीवर के सेल्स है ना, लीवर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या लीवर जो है वो चाह रहा है कि वो एक खास तरीके से इस टाइम फंक्शन करें। एक बंदा है, उसने अल्कोहल पी लिया बहुत ज्यादा, ठीक है, अब लीवर ने उस अल्कोहल को तोड़ना है। अब क्या होगा कि लीवर के सेल्स जो है ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे कि फलां एंजाइम पैदा करना शुरू करो ताकि इसकी वजह से अल्कोहल को खत्म किया जाए। तो वो लीवर का एक सेल केमिकल छोड़ेगा, दूसरा सेल उस केमिकल को रिसीव करेगा और केमिकल मैसेजिंग के थ्रू वो एक खास तरह का प्रोसेस शुरू करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि वायरसेस के पास भी ना ये चाबी होती है। जिस तरह एक सेल ने एक एंजाइम छोड़ा, दूसरे सेल ने उसे रिसीव किया और वो एक खास फंक्शन शुरू कर देता है, इनके पास भी होती है। सेल को खुलने की चाबी इनके पास होती है। ये स्पाइक प्रोटीन जाती है, सेल को खोल देती है, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंजेक्ट कर देती है। जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, वो रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होने के बाद वो प्रोटीन्स बनाता है, वो प्रोटीन्स राइबोसोम के पास जाती हैं और राइबोसोम दोबारा से वायरस बनाना शुरू कर देता है। वायरस जब बहुत ज्यादा एक सेल के अंदर बन जाते हैं, सेल की मेम्ब्रेन फट जाती है और वो ये वायरस निकल के दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वायरस असल में इस तरह से काम करता है। वायरस के पास कोई तरीका नहीं होता, वायरस खाता नहीं है, वायरस कोई उसका अपना रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं होता। वो आता है, वो एक जिस सेल को वो इन्फेक्ट करने के काबिल होता है वो उसे इन्फेक्ट करता है। वो मतलब एक घुसपैठिया होता है असल में। वायरस जाता है अंदर, जाके सेल की मशीनरी जो कि वो डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट एंजाइम्स बनाने के लिए यूज करता है, उसको वो क्या करता है, हाईजैक करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, सेल को मारता है और निकल जाता है, ठीक है। फिर वो जाता है अगले सेल में घुसता है, उसमें अपनी बहुत सी कॉपीज बनाता है और इस तरह इन्फेक्शन वायरस की वजह से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। मगर रेट्रोवायरसेस का ये काम होता है, आते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, अपनी कॉपीज बनवाते हैं और चले जाते हैं। और रेट्रोवायरसेस में एक और एबिलिटी होती है कि वायरस के अंदर जो डीएनए होता है उसको वो रिवर्स ट्रांसक्राइब करता है। जैसे पहले सब्सटेंशिया ने बताया था, रिवर्स ट्रांसक्राइब का क्या मतलब होता है कि वो डीएनए बनाता है, वायरल डीएनए, और आके अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर जो डीएनए है उसमें वो अपनी कॉपी घुसा देता है, ठीक है। अब उसमें जो अपनी कॉपी घुसा देता है तो वो कॉपी जो है वो किसी भी वक्त दोबारा, जैसे सब्सटेंशिया ने कहा था कि इन्वायरमेंटल जो एक स्ट्रेस होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेल से जो वायरल डीएनए उसने लिया हुआ था वो दोबारा से एक्टिवेट होना शुरू हो जाए और वायरसेस बनने शुरू हो जाए। हाँ जी, सब्सटेंशिया सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बात कर रहा है। हाँ जी, देखिए बिटरटूथ आपका माइक ऑन है। ऐसा है कि जो डिफरेंस है एक रेट्रोवायरस और नॉन रेट्रोवायरस में, एक सेकंड के लिए अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं, थोड़ी देर के लिए, जी सर, पिछली स्लाइड जो हैंड रिटन नोट्स थे, हाँ जी, इसमें ये देखें, एक तो वायरस की पास कई किस्म की, कई अनवाउ अकसाम की प्रोटीन्स होती हैं,
ठीक है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर ये है कि जो वायरल आरएनए है, जो वायरस का अपना आरएनए है, वो आपकी होस्ट राइबोसोम को राइट साइड पर देखिए। वो हाँ, राइबोसोम वो ये है वाला। जिसने ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए आपकी प्रोटीन्स बनानी है, ठीक है, नॉर्मल हालत में भी। तो वायरल की प्रोटीन्स और वायरल का आरएनए डायरेक्टली जाकर होस्ट राइबोसोम को इन अ सेंस हाईजैक करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी प्रोटीन्स बनती हैं और उसकी बाद में असेंबली होती है। असेंबली से मुराद ये है कि वायरस के पार्टिकल्स जो हैं, जिनको वेरिएंट्स कहा जाता है, वो बनते हैं और असेंबली होकर वो निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आए। जो रेट्रोवायरस है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी। रेट्रोवायरस एक्चुअली इससे भी एक स्टेज आगे जाता है। वो ये समझें कि ये करने की बजाय कि वो जो अपना वायरल आरएनए से राइबोसोम को जाके हाईजैक करे, वो उससे सिंपलर, इन अ वे दिस इज अ सिंपलर मैकेनिज्म बाय एडिशन ऑफ दिस रेट्रो स्टेप, और ज्यादा पोटेंट है। वो क्या कर रहा है, जिस तरह गालिब ने एक्सप्लेन किया, कि वो जो वायरल आरएनए है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन आमतौर पर अगर आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, अगेन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए की कॉपी बनना, डीएनए से आरएनए बनना, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो जो रेट्रोवायरस है, क्योंकि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए, आर से डी, वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बन रहा है। ये लेफ्ट साइड पर देखें, इस सेल के अंदर जो वायरस घुसा है, तो उसने अपना वायरल डीएनए की कॉपी बना दी है। वायरल डीएनए फिर इंटीग्रेट हो जाता है मेन डीएनए में जाकर, जो ऑर्गेनिज्म का मेन डीएनए का पार्ट है। एज अ रिजल्ट इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, खुद सोचिए। इसका मतलब यह है कि जो एग्जिस्टिंग मशीनरी थी, क्योंकि मेन डीएनए ने तो कॉपी होना है, मेन डीएनए से तो प्रोटीन्स बननी है, तो वो जो वायरल आरएनए के अंदर प्रोटीन बनने की इंस्ट्रक्शन है, वो मेन सिस्टम जो है उसको हाईजैक करने का इसको आसान रास्ता मिल जाता है। तो देखें, वो जो मेन पार्ट है उसके थ्रू वायरल जो है वो आरएनए वो दोबारा से बना, उसकी प्रोटीन्स बनी, असेंबली हुई, मल्टीपल कॉपीज बनी, और फिर वो सेल को दूसरी तरफ से रप्चर करके, जो गालिब ने राइट साइड पे बर्डिंग लिखा हुआ है, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज जो वेरिएंट्स हैं, जो वायरल पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से वायरस रिप्रोड्यूस कर रहा है। मेन सिस्टम, मेन सेल की सारी मशीनरी को रीयूज और हाईजैक करते हुए। और फिर ये अगर जर्म लाइन में घुस जाए तो फिर ये घुस ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये वहां से वो चाइल्ड में भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये आपकी जर्म लाइन में घुस गया। अब ये इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम बन रहे हैं उनमें ही घुस गया ये, ठीक है, तो फिर ये अपनी कॉपीज किसी भी टाइम जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो कई बार फिर बाय बर्थ ही इंफेक्शन चल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे जीन के ओरिजिन में हम ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से पीछे डिस्कस कर रहे हैं, मगर सिर्फ इसको हम यहाँ पे सिर्फ एक बार रीइटरेट करते हैं कि हमारी एवोल्यूशन के अंदर वायरसेस का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। बहुत से, हम ये भी नहीं इवन कह सकते आज कि हमारे कौन से जीन्स हैं जो कि किसी वायरस की देन है या वायरस की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से आज जो कैपेबिलिटी उनको मिली है वो है। हमारे जीन्स के जीन कंट्रोल मैकेनिज्म तक जो है ना वायरसेस की वजह से मॉडिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं। और इसी की वजह से एवोल्यूशन का सबूत ज्यादा मिलता है। सबसे पहला एविडेंस ही एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस का है, और इसका सबूत इस वजह से बनता है क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं उनमें हर एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर स्कार्स बने हुए हैं इन्हीं एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस की वजह से। और जब हम चिंपैंजी का जो है जीनोम पढ़ते हैं तो उसमें भी एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे हर एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर रेट्रोवायरसेस के जो है बाकायदा निशान आपको ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे इनके स्कार्स बने हुए नजर आ रहे हैं। और ये जब हम देखते हैं ये इतनी ज्यादा सिमिलरिटी जिस तरह से कि क्रोमोसोम यहाँ पे गालिब भाई दिखा रहे हैं 2 इंसानों का है और 2A और 2B जो है ये चिंपैंजी का है। जब ये फ्यूज हुए इनमें क्या खूबी क्या है कि इनके अंदर यहाँ पे जो है सेंट्रोमीर है, यहाँ पे फिर सेंट्रोमीर है, तो इसमें 2 सेंट्रोमीर हैं और इसमें इसी तरह से 2 जो है क्या कहते हैं टेलोमीर हैं। तो इसमें हमारे जो इंसानों का जो जरा दोबारा दिखाएगा गालिब भाई, हम इंसानों के जो ये जो 2A और ये जो न्यूक्लियोटाइड 2 है, बेस 2 है, इसके अंदर 4 टेलोमीर हैं,
जैसे कि यहाँ चिंपैंजी में भी 4 टेलोमीर हैं और इसी तरह से 2 हमारे सेंट्रोमीर हैं, जिसमें से एक सेंट्रोमीर जो है नीचे वाला वो नॉन फंक्शनल हो चुका है और ऊपर वाला आज भी फंक्शनल है। और फिर इसके अलावा इसके अंदर जो रेट्रोवायरसेस के जो सीक्वेंसेस हैं पूरे जीनोम में हमारे, वो उसी तरह से हैं जिस तरह से कि चिंपैंजी और गोरिल्लाज और ओरेंगुटान में हैं। और इसके अलावा सूडोजीन की जो लोकेशंस हैं हमारे जीन में, एग्जैक्टली वही लोकेशंस जो है आपको चिंपैंजी में भी मिलेंगी, वही लोकेशन आपको ओरेंगुटान में भी मिलेंगी, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो कॉमन डिसेंट था, हमें ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ से मिली हैं। किसी वजह से जब ये इनमें फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन की वजह से हम लाइफ की डाइवर्जन हुई और हम चिंपैंजी से अलग हो गए। जी गालिब भाई। अच्छा, ये जो है ना, ये हर्व के वाली बात, ठीक है, ये हर्व डब्ल्यू एक वायरस है, ठीक है। ये हर्व का मतलब है ह्यूमन एंडोजनस रेट्रोवायरस। एंडोजनस रेट्रोवायरसेस वो होते हैं जो आपके डीएनए में एक बार घुस जाते हैं, मगर फिर वो क्या करते हैं, वो डीएनए के अंदर ही अपनी पहले एक बार वो घुसा है, 1 से वो 2 कॉपीज कर लेगा तैयार, 2 से वो 3 कर लेगा, 3 से वो 4 कर लेगा, 4 से वो, अब ये जो एक ह्यूमन एंडोजनस रेट्रोवायरस जिसको नाम डब्ल्यू दिया गया है, ये इंसान में भी और चिंपैंजी में भी, इंसान और चिंपैंजी में ये सेम लोकेशंस पे पाया जाता है 206 बार, ठीक है। यानी पॉइंट म्यूटेशन से अगर इसको किया जाए ना, तो मैं कहता हूं मल्टीवर्स में इतने एटम्स नहीं होंगे जितना बाय चांस चाहिए इनको सेम जगह पे आने के लिए, ठीक है। मल्टीवर्स में भी इतने एटम्स नहीं होंगे, ठीक है, जितना बड़ा चांस चाहिए। और जब मैंने वो जनाब से की थी एवोल्यूशन की डिबेट, तो उसमें मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी बताई थी, 1 फॉलोड बाय तकरीबन कोई 300 जीरोज के ऊपर जाके बात खत्म होती है, ठीक है। इतना कम चांस है इस चीज का बाय चांस होने का या बाय पॉइंट म्यूटेशन होने का। मगर क्योंकि एवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है, उसके अंदर ये एक बहुत ही कॉमन बात है। और ये यहां पे मैंने आपको सिर्फ एक एंडोजेनस रेट्रोवायरस की एग्जांपल दिखाई है, एक की। इसके अलावा यहां पे हजारों और होंगे जिन सब का क्रोमोसोम वाइड कंपैरिजन जब किया जाए तो हर एक रेट्रोवायरस के इंसान और चिंपैंजी के क्रोमोसोम के अंदर सेम जगह पे होने के ऑड्स ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा अनडिनाइबल एविडेंस है कि इंसान और चिंपैंजी एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, और हमारी कॉमन हिस्ट्री जो हमारे पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर हर जगह लिखी है। क्रोमोसोम 2A और 2B सेम सेंट्रोमीर, 2 जगह पे आना, और वो सारे का सारा जो है वो तो एक और चीज है। मगर हर एक रेट्रोवायरस, हर एक जीन के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो हमें पता लगता है कि इस बात में 0.000 को 1% भी लगा लेना तो कोई शक नहीं है कि इंसान और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर था, और दोनों के दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए, ठीक है। अच्छा गालिब भाई, अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं कि सिर्फ ये न्यूक्लियोटाइड बेस के ऊपर बात नहीं की जा रही और सिर्फ जो है रेट्रोवायरस या जो है सूडोजीन के ऊपर बात नहीं की जा रही, बल्कि जो बेटा ग्लोबिन जो इंसानों में भी है और बेटा ग्लोबिन जो है चिंपैंजी में भी है, ये भी एग्जैक्टली उसी लोकेशन में, अगर हम हमारी जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके सीक्वेंस में जाके देखें तो एग्जैक्टली वही लोकेशन चिंपैंजी की है, वही लोकेशन इंसान की है, वही लोकेशन जो है ओरेंगुटान की है। और जब इनको चेक किया गया कि इसमें नॉन वर्किंग जो बेटा ग्लोबिन है, तो पता चला कि नॉन वर्किंग जो बेटा ग्लोबिन B1 और B2 जो इंसानों में है, वही B1 B2 जो है नॉन वर्किंग चिंपैंजी में भी है, वही नॉन वर्किंग बेटा जीन जो है ओरेंगुटान और गोरिल्ला वगैरह में भी है। तो जिससे और मजीद ये पक्का हो जाता है कि हाँ, हम किसी वक्त में किसी एक कॉमन डिसेंट से आए हैं और लाइफ की डाइवर्जन हुई है। गालिब, जी सर ये वाली आप एक्सप्लेन करें जरा। ये मैं ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन चूंकि अब ये बातचीत शुरू हो गई है तो इसमें मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी फर्दर क्लैरिफिकेशन की और जरूरत है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर है कि जो ओवरलैप है जीनोम के अंदर, वो चाहे कोडिंग जीनोम हो, चाहे वो नॉन कोडिंग जीनोम हो, चाहे वो रेट्रोवायरसेस का जीनोम हो या प्रोटीन्स की टर्म में ओवरलैप हो, तो आपको ये कॉमन आपको सारी चीजें नजर आती हैं। प्राइमेट्स में नजर आती हैं, आपके जो जितने क्लोजर रिलेटिव्स हैं वो आपके
जो चिंपैंजीज हैं, बोनोबोज हैं, चिंपैंजीज जो पैन ट्रोग्लोडाइट्स हैं, और आपकी ओरंगुटैन्स जिस तरह भी बात हो रही थी, गोरिल्ला की बात हो रही थी, वगैरह वगैरह। ये बात तो ठीक है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, नो डाउट, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब जो क्रिएशनिस्ट हैं, आपने अगर सुना हो वो इसके रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं, वो सर आपकी आवाज खराब हुई है। मेरी आवाज आ रही? अब आ रही, अब आ रही। हाँ, मैंने कहा कि यहाँ तक तो सुना ना कि जी ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीनोमिक लेवल पर, चाहे वो नॉन कोडिंग पार्ट हो चाहे वो कोडिंग पार्ट हो, जबरदस्त किस्म का ओवरलैप है और सिमिलैरिटी है इन प्राइमेट्स, ओरंगुटैन, चिंपैंजीज, बोनोबोज, गोरिल्लास और इंसानों के दरमियान। ठीक है, अब इसके रिस्पॉन्स में जो क्रिएशनिस्ट बात करते हैं, वो मैं कह रहा हूँ कि वो हम टोटल डिस्क्लोजर करते हुए बताते हैं कि जी वो क्रिएशनिस्ट क्या एतराज करते हैं और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, और असल में वो बात क्यों गलत है। वो कहते हैं कि अच्छा भाई ये है कि इससे कॉमन सोर्स जो है वो पता लग सकती है कि ये तमाम यानी कि जानवरों को और तमाम लाइफ फॉर्म्स को बनाने वाली सोर्स एक है और वो खुदा है। ठीक है, तो लेकिन इससे कॉमन डिसेंट या कॉमन एंसेस्टर नहीं साबित होता, ये क्रिएशनिस्ट अक्सर बात करते हैं। ठीक है, हमारा कंटेंशन उसमें यह है कि जो नेचर है ना, जिससे ऑफ द प्रोसेस जिससे ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इमर्ज कर रही हैं, इसकी नेचर पे जरा थोड़ा सा गौर करें और फिर सोचें कि क्या उस प्रोसेस की नेचर खुदा के साथ मुतसादिम है या उसके साथ कोई मुताबिकत रखती है, अलाइन होती है। जो हर जगह पर जहां से हमने इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को देखने की, समझने की कोशिश की है, हार्डकोर एविडेंस आपको ये मिलता है। इट्स एन एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ, मैं हमेशा गालिब के साथ डिस्कशन में कहता हूं कि जब हम कहते हैं कि गॉड में यकीन रखना एक इरैशनल पोजीशन है, वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से तो है ही है, मगर देयर इज पॉजिटिव एविडेंस विच देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो कि एविडेंस के तौर पे हम पेश कर रहे हैं, जो कि गॉड के साथ बिल्कुल हेड ऑन कोलाइड करती हैं गॉड के कॉन्सेप्ट के साथ। अभी हमने बात की जंपिंग एक्टिविटी की, जो कि एनवायरनमेंट में जब स्ट्रेस पैदा होता है और ऑर्गेनिज्म कोप अप नहीं कर सकता विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये है कि उसका एग्जिस्टिंग जो मैकेनिज्म है ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स और उसकी इस वक्त की जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ डीएनए है वो इस काबिल नहीं है। ठीक है, अब अगर तो कोई डिजाइन होता, तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में जो आपको एग्जैक्ट चेंज इन डीएनए चाहिए थी वो होती और नई प्रोटीन सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती। ये जो जंपिंग एक्टिविटी है, ये अपने अंदर एक फास्ट पेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन और ट्रायल एंड एरर का फेज है कि जल्दी जल्दी उठाकर रैंडमली बड़े बड़े टुकड़े नॉन कोडिंग पार्ट से, वो जो रेट्रो वायरसेस के पार्ट से उठा के दूसरी जगह पर डालो, शायद इससे कुछ हो जाए, शायद इससे कुछ हो जाए। ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हमारे अंदर ट्रायल एंड एरर रियल टाइम में होना शुरू हो जाता है। इस केस में भी ये एक ट्रायल एंड एरर है। मैं क्लासिक एग्जांपल दूंगा, मेरे ख्याल से वो शायद स्लाइड्स में रह गई, कि हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है, लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट आइडिया जो कि गालिब ने बात की, जो वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, कि जब आपके अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट जाता है तो उसके रिस्पॉन्स पे हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अच्छा हमारे अंदर एंटीबॉडी बन गई उसके रिस्पॉन्स में। तो यदि ये जो हमें वैक्सीनेशन लगती हैं, अभी लोगों ने कोविड के लिए वैक्सीनेशन लगवाई, तो यही बात थी कि जी इसमें अब कुछ लोगों ने एमआरएनए वैक्सीन लगाई, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंसिपल है, बट बाय एंड लार्ज एमआरएनए वैक्सीन का भी प्रिंसिपल यही है कि एमआरएनए जाकर उस वायरस से सिमिलर प्रोटीन्स जाके बनाने लगता है, यानी कि वो कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है वो बनाता है, उसके रिस्पॉन्स में फिर हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज बनने का जो प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे ही एक आपके पास आया वायरस तो आपकी बॉडी ने उसके कोरिस्पॉन्डिंग बिल्कुल बाय डिजाइन जो फिट होती है एंटीबॉडी जिसने जाके उसको पकड़ना है वो बना दी। नो, उसके रिस्पॉन्स में भी जंपिंग एक्टिविटी और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की एक मेगा एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ट्रायल एंड एरर होता है, कुछ एंटीबॉडीज फेल हो जाती हैं, कुछ एंटीबॉडी सक्सेसफुल होने लगती हैं। जब वैक्सीन के बाद भी आपकी बॉडी के अंदर एक ट्रायल एंड एरर हो रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, फेलियर्स हो रहे हैं, एंटीबॉडीज फेल कर रही हैं, जो एंटीबॉडीज अच्छी होती हैं वो ऊपर आती हैं, सर्वाइव करती हैं और वो वायरस को फिर ट्रैक करती हैं और उसको कैप्चर करके मारती हैं।
तो ये हमारा रिस्पॉन्स होता है क्रिएशनिस्ट को कि जो जब द डीपर यू गो, the more evidence you collect and you understand the underlying mechanisms of how these changes and variations occur, हर जगह पर मार्कर्स हैं ट्रायल एंड एरर के, एक्सपेरिमेंटेशन के, जो कि किसी गॉड, ओमनीपोटेंट गॉड जिसको मुकम्मल नॉलेज है, उसके साथ फंडामेंटल लेवल पर मुतसादम है, कोलाइड करते हैं। तो ये एक एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट है कि इन द लाइट ऑफ दिस एविडेंस इट इज हाईली इरैशनल to believe in some omnipotent and omniscient God। इस बात को याद रखें। मेरे ख्याल से गालिब आप इस स्लाइड को अच्छा, एक्सप्लेन मैं करें। थोड़ी सी और इस पे बात करना चाहता हूँ एंडोजिनस रेट्रोवायरस पे, जिसे हम ह्यूमन एंडोजिनस रेट्रोवायरस भी कह रहे हैं, कि ये कैसे पता चला कि ये हमारा कोई कॉमन डिसेंट है। जनाब, जब फाइलोजेनेटिक्स किया गया और जब उनसे हमें सैंपल्स कलेक्ट किए, उनका जब हमने जीनोम स्टडी किया, तो उनमें ये रेट्रोवायरसेस पाए गए, जो कि तकरीबन 1 मिलियन से लेके कई लाख साल पुराने तक फॉसिल्स थे, और उनसे जब डेटा कलेक्ट किया गया तो उनसे हमें ये पता चला। दूसरी बात कि ये रेट्रोवायरस का जब मैंने एक साहब से जिक्र किया था जो कि यहाँ हॉस्पिटल में ही होते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो खुदा ने डाला है। जब उसके बेनिफिट्स हमें पता चलते हैं रेट्रोवायरस के, जिसकी वजह से चीज़ें इवॉल्व होती हैं, बेहतरी की तरफ जाती हैं, तो उन्होंने जब ये बात की तो मैंने कहा ये जो रेट्रोवायरसेस हैं ये भी आरएनए बेस हैं, और ये जो है इसकी एवोल्यूशन आज से 5.5 मिलियन साल पहले हुई थी, और इसमें गेग जीन और वो तमाम आरएनए की जो जैसे आरएनए एंटाजीन है, पोलीमराइजिंग प्रोटीन है, ये बाकी वायरसेस में भी होती है। तो ये वायरसेस से ही आया है और इसने इन्फेक्ट किया हमारे एंसेस्टर्स को, कॉमन डिसेंट को, जिससे फिर ये हमें जो है पैस ऑन हुआ थ्रू हमारी जर्म लाइन के। तो ये एक अलग एविडेंस है जो खुदा के होने का तस्वर को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देता है। अच्छा, तो अब एक और बात है कि क्रिएशनिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारा डीएनए खुदा ने बनाया है, जितना कुछ हमारे डीएनए में लिखा है वो खुदा ने लिखा है। मगर मसला ये है कि हमारे पास इस बात का एविडेंस है कि बहुत सा डीएनए ऐसा है जो कि खुदा ने बिल्कुल भी नहीं लिखा। जैसे एक सिंपल सी बात है कि ये एक रेट्रोवायरस था जिसे स्लीपिंग ब्यूटी कहा गया था, एंडोजिनस रेट्रोवायरस। एंडोजिनस रेट्रोवायरस इसका ये होता है कि कुछ अरसे तक तो वो डीएनए के अंदर मल्टीप्लाई करते रहते हैं, मगर कुछ अरसे बाद फिर ऐसा होता है कि उनकी मल्टीप्लाई करने की, एक जगह से जंप करके नई कॉपी इंसर्ट करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। इस तरह से एक वायरस था जो कि इंसानी डीएनए के अंदर पाया जाता है। वो उसकी जंपिंग एक्टिविटी जो है वो इतनी हो चुकी थी म्यूटेट कि अब वो जंप नहीं कर रहा था, मगर वो डीएनए सीक्वेंस के अंदर मौजूद था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको उसकी इंसानों की पॉपुलेशन में और दूसरे प्राइमेट्स की पॉपुलेशंस के अंदर पाए जाने वाली उसकी कॉपीज को देखा, और उन्होंने ये पता कर लिया कि इसकी एक्टिव फॉर्म कैसी होगी। और जब उन्होंने उसकी एक्टिव फॉर्म बना ली, उन कॉपीज को देख के उन्होंने उसे दोबारा इंसानों के सेल्स में डाला, तो वो वायरस जो कि आज से पता नहीं कितने मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, अब उसकी लिविंग कॉपीज ना चिंपैंजीज में है ना इंसानों में है। निएंडरटॉल वैसे एक्सटिंक्ट हो गए, डेनिसोवन भी एक्सटिंक्ट हो गए, होमो इरेक्टस भी एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये सारी कॉपीज जो आज एक्टिव नहीं है, ये वायरस जो दुनिया में एक्सटिंक्ट हो गया था क्योंकि अब वो कहीं भी मौजूद नहीं है, इन्होंने जब उसे ह्यूमन सेल्स में वापस डाला तो वो मल्टीप्लाई करने लगा। बल्कि उसने एग्जैक्टली वो जो प्रोसेस हमने पीछे बताया था कि वायरस अंदर से ही बॉडी के दोबारा पैदा होता है, क्या हुआ, वो पैदा हो गया, ठीक है, और वो अपनी कॉपीज बनाने लगा। तो ये जो वायरस है ये ह्यूमन रेट्रोवायरस के है, ये एंडोजिनस रेट्रोवायरस था, और ये क्या हुआ, ये दोबारा से बनने लग गया और इसे साइंसदानों ने स्लीपिंग ब्यूटी का नाम दिया। तो यहां पे अल्लाह के मुंह पे दो तमाचे लगे। पहला तमाचा ये कि इंसान ने एक मुर्दा जिंदा कर दिया, यानी ये ह्यूमन रेट्रोवायरस के जो है ये एक मुर्दा है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। हम इधर राइनोसॉरस और मैमथ के एक्सटिंक्शन से वापस लाने की बातें करते हैं, मगर अगर कोई कहे ना ये कभी नहीं हो सकता, तो ये आपके सामने एग्जांपल है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। माइक्रो लेवल पे ये ऑलरेडी हो चुका है कि एक रेट्रोवायरस जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका था, जिसके डीएनए की कॉपियां हमारे जीनोम के अंदर मौजूद थी, उसको साइंसदानों ने थोड़ी बहुत टिंकरिंग करके दोबारा से जिंदा कर लिया और वो दुनिया में वापस आ गया, ठीक है। तो ये है जी स्लीपिंग ब्यूटी, इसको कहा गया था कि ये मरी हुई थी और इंसान ने इसे किस दिया दोबारा से एक, और ये जिंदा हो गई। सब्सटेंशिया सर।
जी, जी, ये गालिब इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। हमने ये अच्छा किया आपने ये डिस्कस की, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि ये पर्टिकुलर स्टडी हमने आपस में की डिस्कस है की सर, की है। ये किया अच्छा हमने जब डिबेट हुई थी उसके बाद की थी डिस्कस। ओके, तो इसको हाँ, कर लेते हैं फिर थोड़ी-सी बात। एक तो ये बात हाँ, याद रखें कि इसको जिस तरह गालिब ने एक्सप्लेन किया कि इसको या तो स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं, क्योंकि ये एक इनएक्टिव फॉर्म में थी, तो उसको रीअवेकन चूंकि किया है, इस वजह से स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। इन लोगों ने जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये उसे फीनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है? फीनिक्स प्रोवायरस भी बोलते हैं इसको, कि जी उसको बिल्कुल अपनी डेड फॉर्म से, अपनी एशेज़ से उसकी रीबर्थ कराई है उन्होंने। वो कैसे कराई है कि जो उसकी इनएक्टिव फॉर्म थी डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, उसका उन्होंने उनके सीक्वेंसेस को इकट्ठा किया। उसके बाद उन सीक्वेंसेस को उन्होंने अलाइन किया। जो लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काम करते होंगे वो इस बात को समझते होंगे। सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि परफेक्टली मैच हो जाए, लेकिन जिस हद तक आप उनको मैच करने की कोशिश कर सकते हैं कि ताकि आपको पता लग जाए कहाँ वेरिएशंस हैं और कहाँ वेरिएशंस नहीं हैं। फिर उन्होंने आर्टिफिशियली समझें कि जो चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, ये तो उन्होंने एक्चुअल जो उसका जो डीएनए है उसको अलाइन करके उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि ये आपस में कितने मिलते-जुलते हैं। फिर उन्होंने ऐसे समझें कि हर न्यूक्लियोटाइड पेयर पे ना वोटिंग कराई, ठीक है? और वो इसको इसको नाम दिया उन्होंने कंसेंसस प्रोवायरस, कंसेंसस फीनिक्स प्रोवायरस का नाम दिया इसको। कि जो मोस्ट लाइकली उसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो न्यूक्लियोटाइड था, वो उन्होंने उसकी उस जगह पर रिप्लेस किया और उसको फिर सिंथेसाइज किया। उसको लैब में सिंथेसाइज किया। जब उसको ह्यूमन सेल्स में डाला तो उसकी ये सारी एक्टिविटी खुल के सामने आना शुरू हो गई, जिसको यानी उसको सबसे बड़ा क्या मेजर है इस तरह के रेट्रोवायरसेस की एक्टिविटी को मॉनिटर करने का। एक तो ज़ाहिरी बात है ये है कि वो कॉपीज़ अपनी बनाते हैं कि नहीं बनाते, उनकी रिप्रोडक्शन होती है कि नहीं होती, वो वेरिएंट्स अपने बनाते हैं कि नहीं बनाते, वो तो है ही है। लेकिन इनका जो फुटप्रिंट है या सिग्नेचर है रेट्रोवायरसेस का, वो जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं उनकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी को मॉनिटर करना। क्योंकि हमें ये पता है कि उनका जो कलीदी जो मेन पहला काम ही उनका ये है कि जैसे ही उन्होंने घुसना है सेल के अंदर, उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ज़रिए अपने आरएनए से डीएनए को दोबारा वापस लेकर आना है। तो वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो एक्टिविटी है, वो उन्होंने दोबारा से शुरू की। अगली स्लाइड पे जाएँ, मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग अच्छा, फाइंडिंग और यहां पे एक चीज जो आपको बता दें, ये जो ऊपर ए बी सी डी ई एफ और जी लगे हैं, ये सब वायरस की एक्चुअल माइक्रोस्कोप से, शायद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी ये, जिससे ली गई तस्वीरें हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने जब इसे कल्चर किया है तो अंदर से वायरस की कॉपियां निकल निकल के सेल की बाउंड्रियों से बाहर आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखें आप। जी, जी, जी ठीक है, वाला तो मोस्ट तो ये, मैग्नीफाइड है। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर निकल रहा है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं 2 कॉपीज, ये देखें अभी ये निकलने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे आप देखें कई वायरसेस बाहर आ चुके हैं। ये देखें 1 2 3 बार निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 ये बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे 4 बार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये सब कुछ ये आज हो चुका है। अब कोई ये कहे कि डीएनए इंसान को खुदा ने दिया है, तो फिर इस वायरस को खुदा मान लें, क्योंकि ये पोर्शन डीएनए का इंसान के क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद था। ठीक है, और अगर ये खुदा ने डाला था ना, तो फिर इस डीएनए को, इस वायरस को खुदा माने, क्योंकि इसने डाला था ये अंदर। और आज इंसान ने उस वायरस का डीएनए से वायरस बना के दिखा दिया है। ये साबित कर दिया है कि ये पोर्शन ऑफ डीएनए जो था ये वायरस से आया था। ठीक है, तो अगर आप ये मानते हैं कि खुदा ने जब इंसान को बनाया था, मट्टी से एक मुकम्मल आदम बना था, तो मुझे ये बताएं कि ये वायरस अल्लाह ने तब डाला था उसके अंदर, या ये वायरस ने बाद में इन्फेक्ट किया था? नहीं, ठीक है, दूसरी बात ये है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत तो फंडामेंटल हाँ, लेवल पर चैलेंज हो जाता हाँ, है, क्योंकि हो इसको जाता है। फ्रॉम इट्स एशेस जो है इस हम्म, फीनिक्स को रेज़रेक्ट किया गया। इसी वजह से उसको फीनिक्स प्रोवायरस कह रहे हैं। ठीक है? हम्म, अगर आप आखिरी लाइन पढ़ें जो ये जी को करेक्ट हाई हाई मैग्निफिकेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑब्टेन्ड आफ्टर obtained after, ट्रांसफेक्शन विद एन एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर द फीनिक्स Phoenix, एनवेलोप म्यूटेंट। ठीक है? वो इसको हम्म, ये एनवेलोप वायरस कहलाता है ये। खैर, तो ये एक मामला। अगली स्लाइड पे चलें ज़रा। जी सर, ये ये उन्होंने मैं कर दूं एक्सप्लेन इसको? मैं कर दें, देख कर रहा दें, था। अच्छा, कर दें। तो ये
जो हम बात कर रहे थे कि जी उन्होंने कैसे मॉनिटर किया कि ये जब उन्होंने ये एक जो फिनिक्स प्रो वायरस जो कि उन्होंने समझे कि कंप्यूटर पर डिजाइन किया, जो मैं वोटिंग और कंसेंसस की बात कर रहा था, वो आप एक प्रोग्राम लिखकर सिंपल अल्फाज में, यानी आप समझें कि किसी ने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया या पाइथन का एक स्क्रिप्ट लिखा है to design the actual DNA and to compute the actual DNA of this pro virus. इसको याद रखें, ये कोई लैब में बैठकर कोई अंदाजों से नहीं उन्होंने किया। जब मैं कह रहा हूँ कंसेंसस डिजाइन है, इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट स्पीशीज से ये जो वायरसेस थे उनको अलाइन करके उनका कंसेंसस लेकर वोटिंग करा के उन्होंने किया। तो फिनिक्स के केस में जब उन्होंने डिफरेंट सेल्स को इन्फेक्ट किया तो उसके रिस्पांस में, जिसको ये अगर आप इसका वाई एक्सिस पढ़े इस ग्राफ का, जिसको वो अपेरेंट वायरल टाइटर कह रहे हैं, ठीक है, तो ये दरअसल उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी का मेजर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो फिनिक्स के केस में देखें डिफरेंट सेल लाइंस में बहुत एक्टिविटी है, और जो राइट साइड पे जिसको वो आरटी म्यूटेंट कह रहे हैं, ये वो है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, आरटी फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरटी के रीजन के अंदर जो है उन्होंने म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस की, यानी उसको सप्रेस किया। जब वो सप्रेस्ड फॉर्म में गया कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो इसमें डिफरेंट उन्होंने जानवरों के साथ किया, उन्होंने माउस की सेल लाइंस के साथ किया, उन्होंने आपकी फेलाइन सेल लाइंस के साथ किया, जो बिल्लियों में किया, हैमस्टर्स के साथ किया। हैमस्टर्स में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आया, ये जो आपको जरा ये जो ग्रेश जो नजर आ रहा है। फिर उन्होंने डिफरेंट और सेल लाइंस को किया, वहां पर नहीं था, लेकिन जो ये डार्क है, जो पहली दो हैं, ये मैमल्स यानी बिल्लियां और इंसानों, बिल्लियों और इंसानों में है। तो ये इससे ये भी साबित होता है कि मैमल्स बाय एंड लार्ज ससेप्टेबल हैं इस तरह के वायरस में, और ये उन्होंने वायरस एक किस्म का रिक्रिएट किया है, मुर्दा हालत से उसको दोबारा से रीअवेकन किया है, जिसकी वजह से इसको वो स्लीपिंग ब्यूटी भी कहते हैं, फिनिक्स भी कहते हैं। तो ये उनकी उस एक्सपेरिमेंट का बड़ा सॉलिड टेस्ट है। ये दिस इज वन ऑफ देयर फाइनल रिजल्ट्स एक्चुअली, दिस ये जो सामने हमें जो प्लॉट नजर आ रहा है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि उन्होंने वाकई उसको रीअवेकन कर लिया है बाय डिजाइनिंग दैट कंसेंसस प्रो वायरस। ठीक। अच्छा जी, तो चलें, ये आखिरी स्लाइड है इसकी। तो आज हम ये जानते हैं कि हमारे और प्राइमेट्स के दरमियान में एक और भी चीज़ बड़ी कॉमन है कि हम और बहुत सारे दूसरे मैमल्स भी, ठीक है, सब के सब क्या हैं, प्रोन है रेट्रोवायरल इन्फेक्शन के। और रेट्रोवायरल इन्फेक्शन जो है वो क्या करता है, वो हमें एक एवोल्यूशन का एक ऐसा पाथ खोल के देता है जिसकी वजह से हमारे जीन बड़ी तेजी से बदल सकते हैं, ठीक है। और जीन्स की ये चेंज जो है ना वो इस तरह की होती है कि वो क्या करती है, वो चीजों को इवॉल्व करने में जल्दी हेल्प करती है। सब्सटेंशियल सर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस प्रेजेंटेशन पे दे दें, आखिरी स्लाइड है बस। जी हेलो। जी, तो अब ऐसा है कि हमें इसको जब हम देखते हैं कि रेट्रोवायरस की एक्टिविटी प्राइमेट्स के अंदर इतनी ज्यादा है, तो आप चाहें तो इसको कहें कि ये एबनॉर्मेलिटी है, चाहें तो इसको कहें कि ये एवोल्यूशन को फास्ट पेस करने का एक फीचर है। ये एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें ये बता रही है कि दिस इज नॉट अ बग, एक्चुअली दिस इज अ फीचर, क्योंकि ये एवोल्यूशन का एक मेजर प्लेयर है। रेट्रोवायरसेस के थ्रू और जंपिंग एक्टिविटीज के थ्रू तेज करना एवोल्यूशन को, ये एक मेन प्लेयर है एवोल्यूशन की स्टोरी में। तो ये जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर कि ह्यूमंस एंड अफ्रीकन प्राइमेट्स आल्सो शेयर एन अट्रैक्टिव जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, तो ये उसका एक अंदाज है ऑथर का एंड में बात करने का, अट्रैक्टिव एबनॉर्मेलिटी। आप समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहा है एंड में, वो जरा एक अंदाज से बात कर रहा है कि वो एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि वो लगेगा कि आपको कि वो इट्स अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्म, येट इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एवोल्यूशन को तेज करने में, एवोल्यूशन को फास्ट करने में। एवोल्यूशन के प्रोसेस ने अपने आप को खुद इवॉल्व किया है कि अंडर टाइम्स ऑफ नीड, अंडर टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, वो अपना एक्सपेरिमेंटेशन और ट्रायल एंड एरर को फास्ट कर दे ताकि जल्दी से ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर सके। याद रहे कि ये मैं बार बार, मैं पहले भी हमेशा कहता हूं कि ये जो फीचर है कि आपके अंदर ये जो अडेप्टेबिलिटी है एवोल्यूशन के प्रोसेस में, कभी तेज हो जाना, कभी फास्ट हो जाना,
और अपनी अगर जो रेप्लिकेशन एरर्स हैं उनको करेक्ट ना करना, रेप्लिकेशन एरर्स को जाने देना ताकि डाइवर्सिटी क्रिएट हो सके, ये तमाम फीचर्स हैं उन चेंजेस को, एनवायरनमेंट की चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। मगर इनहेरेंटली याद रहे कि ये एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड फीचर्स हैं, ये ट्रायल एंड एरर फीचर्स हैं कि आप 100 चीजें ट्राई करें, जो चल गया वो खुद ही क्या कहते हैं ऊपर आके सर्वाइव करेगा, जो जिसके पास वो है, व्हाटएवर इट टेक्स टू सर्वाइव एंड मेंटेन इट्स लिनिएज, इट विल सर्वाइव। ये बुनियादी तौर पर एक ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड प्रोसेस है, जो कि किसी भी ऐसी जात के साथ जिसके पास इल्म है, जिसके पास पूरी फ्यूचर की दूर अंदेशी है, उसके साथ किसी लेवल पर भी नहीं एग्री करता। इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि एवोल्यूशन सिर्फ सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं, जब डीप पर आप इंटरनल बायोलॉजिकल, मोलेकुलर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की तरफ देखते हैं, उनकी आप जीन जेनेटिक्स के कोड को देखते हैं, उस कोड की लैंग्वेज को देखते हैं, उस लैंग्वेज में ऐसी रिडंडेंसी और एक्सपेरिमेंटेशन के फीचर्स हैं जो कि गॉड जैसी जात के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं होता। तो ये हमारा पॉइंट है। और अगर किसी को डिसएग्रीमेंट है, किसी को बुरा लगता है, तो ऑफ कोर्स ये भी एवोल्यूशन का हिस्सा है कि जिन चीजों को आपने ओन किया होता है सारी जिंदगी, जिनके साथ एसोसिएट किया होता है, जिनके साथ एक एफिनिटी डेवलप होती है, वो आपको जब उनको कोई क्रिटिसाइज करता है, वो जो आपके सामने सच रखता है उसके बारे में, वो आपको चीजें बुरी लगती हैं। तो अगर ये बातें जो कि खुदा और रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स को जो फंडामेंटल लेवल पर चैलेंज करती हैं आज की साइंस, ये अगर आपको बुरी लगती हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपके अंदर इवोक होता है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन अगर आपने देखनी है तो आपको एवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। कंक्लूड करते हैं। अच्छा, बिटर ट्रुथ, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी, बस इतना ही कि ये एक जो है कड़वा सच है, ये जो आपके सामने दिखाया गया है आज, और ये जो प्रेजेंटेशन की गई है, और ये बहुत बड़ा एवोल्यूशन के हक में एक एविडेंस है। जेनेटिक्स जो है, किसी सूरत भी इसका इनकार करना बड़ा मुश्किल काम है, स्पेशली वो लोग जो मुमकिन है, जेनेटिक्स को जानते जहालत हैं के उनके अलावा लिए तो बड़ा मुश्किल है, जेनेटिक्स लेकिन के जो बेकाम लोग हैं जेनेटिक्स का इनकार नहीं हो वो सकता। इसको वो इसको बिल्कुल कहते हैं, इसमें खुदा को भी डाल देते हैं और इसमें इस तरह की बातें करते हैं। रेट्रोवायरसेस का होना और बेटा ग्लोबिन और दूसरी वो तमाम चीज़ें जो आज हमें बता रही हैं कि हमारे और चिंपैंजी के दरमियान एक कॉमन डिसेंट रहे हैं, और जब उनका फाइलोजेनेटिक्स देखा जाता है तो उससे भी ये तमाम सबूत मिलते हैं। ये एक एवोल्यूशन का बहुत बड़ा सबूत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नॉन कन्फर्मिस्ट आप कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे? नहीं गालिब, बस एक ये मुझे कॉन्सेप्ट बोलना था जंपिंग जीन्स के बारे में कि ऑडियंस इसको एक म्यूटेशन खुद नहीं समझे। जंपिंग जीन जब जंप कर किसी और सेक्शन, पूरा सेक्शन डीएनए को उठाकर मूव कर अपने आप को कहीं और इंसर्ट करती है, उस इंसर्शन की वजह से म्यूटेशन क्रिएट होती है। पर जंपिंग जीन्स देमसेल्व्स आर नॉट अ म्यूटेशन इटसेल्फ। ये बस मुझे ऐड करना था। बट इट वाज ग्रेट प्रेजेंटेशन फ्रॉम यू एंड सब्सटेंशियल, रियली अप्रिशिएट इट And एंड also थैंक from यू फॉर you, द not opportunity. only from me. मैं तो गालिब, मेरे honestly this is a mental evolution for me. You and Substantia have opened a whole new world for me. So एक तरह से मेरी भी evolution हो रही है mental, and I'm sure audiences would agree that it's happening for them as well. So नहीं, आप thank you. दोनों ही बस बहुत काम शुक्रिया। करते हैं, Kind words. प्रेजेंटेशन Kind words. बनाते हैं। गालिब इतनी मेहनत करते हैं, हम तो सिर्फ आकर जो प्रेजेंटेशन में लिखा होता है उसको बयान कर देते हैं। अच्छा, डॉक्टर वुल्फ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं तो बस सर देख रहा था, मेरे को ऑलमोस्ट ये सारे कंसेप्ट पता थे, बस ये नहीं पता था कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो म्यूटेशन को फोर्स कर सकता है। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि म्यूटेशन बस रैंडमली हो जाएगी तो हो जाएगी। दैट वाज समथिंग न्यू, इट ब्लू माय माइंड। अब इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि फ्लू वायरसेस जो है वो सर्दियों में ज्यादा तेज हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको पता ही है कि फिर फ्लू वायरसेस भी क्या करते हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट जो है, इसको हम नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं, ये बिल्कुल फोर्स करते हैं। जैसे अभी इनका शायद लास्ट एपिसोड था गालिब भाई का, लास्ट सैटरडे को, जिसमें वो ब्लाइंड फिश का जिक्र किया था। तो ब्लाइंड फिश जो है वो सुइटेबल थी उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, इंस्टेड ऑफ द फिश विथ आई, क्योंकि वो आंखों से वो चीज़ें नहीं देख सकती, उसको खुराक नहीं मिल सकती, और उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं हो सकती जो एक ब्लाइंड फिश में हो सकती है। तो इन्वायरमेंट हमेशा आपको उसी चीज़ पे फोर्स करेगा जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसमें अडॉप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट को, आपकी मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चेंजेस आ जाती हैं उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो फिर आप जो है बिल्कुल सर्वाइव करेंगे और आगे आपकी नस्लें भी चलेंगी।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।